नहीं भाई, लिखना क्यों है? क्यों लिखें, बस सुनिए चुपचाप। नहीं समझ आएगा तो पूछिएगा, नहीं समझ आएगा तो पूछिएगा, ठीक है गाइज। चलिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, फ्लूइड, है ना। क्या देखेंगे? फ्लूइड। फ्लूइड मतलब होता है आपका द्रव्य, या इसका हिंदी होता है एक तरल होता है। तो कहते हैं कि ऐसा पदार्थ जिसमें बहने का गुण होता है क्या कहलाता है? आपका फ्लूइड कहलाता है। पर उससे पहले आप भूल रहे हैं कि ऑनलाइन भी ले रहे हैं तो थोड़ा नहीं समझिए समझिए, सबसे पहले हम समझेंगे फ्लूइड, वो हम बाद में जोड़ देंगे। तो फ्लूइड क्या होता है? यानी ऐसा मटेरियल, ऐसा पदार्थ जिसमें बहने का गुण होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? फ्लूइड कहते हैं। तो किस में बहने का गुण होता है? आपका सॉलिड हो जाएगा, ये तो पदार्थ होता है। तो क्या बहता है इसमें? सॉलिड में बहने का गुण होता है? नहीं। तो बचा क्या है आपके पास? लिक्विड। तो लिक्विड बहता है भाई, और क्या बहता है आपका? गैस, है ना। तो लिक्विड और गैस मेरा क्या हो जाएगा? आपका फ्लूइड हो जाएगा, ठीक है। तो द्रव्य या तरल किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिसमें बहने का गुण हो, या कहते हैं कि वैसा पदार्थ जिसमें थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो अपने शेप में क्या कर दे? चेंजिंग कर दे, है ना। वैसा पदार्थ जो थोड़े से फोर्स लगाने पर, फोर्स को हम लोग कहते हैं शियर, ठीक है। हाँ, कैसा पदार्थ जिसमें थोड़ा भी शियर फोर्स लगाने पर अपना शेप और साइज को क्या कर देता है? चेंज कर देता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? फ्लूइड कहते हैं, है ना। तो हाइड्रोलिक्स में सिर्फ पानी के बारे में नहीं पढ़ते हैं, पानी और गैस, है ना। लेकिन ज़्यादातर हम 90% देखेंगे तो लिक्विड के बारे में, पानी मतलब लिक्विड के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा क्या आता है मेरा? वॉल्यूम। क्या आता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या होता है? आयतन। तो कोई द्रव्य, है ना, क्या करेंगे? कोई फ्लूइड या कोई द्रव्य एटमॉस्फेयर में जितना स्पेस घेरता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? वॉल्यूम कहते हैं, है ना। कोई पदार्थ में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लिक्विड और गैस, जिसे हम क्या कहते हैं? फ्लूइड, है ना। तो कोई तरल वायुमंडल में जितना स्पेस घेरता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? वॉल्यूम कहते हैं, है ना। तो वॉल्यूम का मात्रक क्या होता है बताइए? मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसे कैसे दिखाते हैं वॉल्यूम को हम लोग? कैपिटल V से। अगला क्या मिलता है आपको? डेंसिटी, है ना। तो डेंसिटी कितने प्रकार से होता है आपको? 2 प्रकार के। एक होता है आपका मास डेंसिटी, होता है कि नहीं होता है? एक होता है आपका मास डेंसिटी, दूसरा क्या होता है आपका? वेट डेंसिटी, है ना। क्या होता है आपका? मास डेंसिटी, और दूसरा क्या होता है? वेट डेंसिटी। तो मास डेंसिटी को हम किससे दिखाते हैं हम लोग? रो से, और वेट डेंसिटी को W से, हाँ, स्मॉल w से, है ना। तो क्या होता है? एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं हम लोग? मास डेंसिटी, है ना। यदि सिर्फ डेंसिटी दिया है ना, यदि सिर्फ डेंसिटी दिया है तो आपको समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है? मास डेंसिटी की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमेशा मास डेंसिटी नहीं लिखेगा, यदि सिर्फ डेंसिटी लिख देता है तो समझ जाना है कि मास डेंसिटी है। तो एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं हम लोग? घनत्व, हाँ, मास डेंसिटी या फिर घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक क्या मिल जाएगा? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। आसान है ना। अब समझिएगा, वेट डेंसिटी को स्मॉल w से दिखाते हैं। इसे क्या कहते हैं? एकांक आयतन के भार को क्या कहते हैं हम लोग? वेट डेंसिटी, है ना। वेट डेंसिटी को हम लोग एक और नाम जानते हैं, क्या जानते हैं? स्पेसिफिक वेट। क्या जानते हैं? स्पेसिफिक वेट कहते हैं, ठीक है। तो जैसे डेंसिटी के 2 नाम हो जाएंगे, एक मास डेंसिटी और दूसरा क्या हो जाएगा? डेंसिटी, है ना। और दूसरा क्या है? वेट डेंसिटी, जिसे एक और नाम जानते हैं हम लोग, क्या? स्पेसिफिक वेट, ठीक है। तो एकांक आयतन के भार को भार घनत्व, और एकांक आयतन के भार को भार घनत्व, और एकांक आयतन के द्रव्यमान को द्रव्यमान घनत्व, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है आपका? न्यूटन। और वॉल्यूम का मात्रक मीटर क्यूब हो जाएगा। तो बता दीजिए इधर कहाँ तक दिख रहा है? इधर दिख रहा है, आगे, यहाँ तक, आगे। और वाह, मान लेते हैं वहीं तक। इधर, इधर, तो वहाँ नीचे और आ जाएंगे, और ठीक। जाइए, और तो जाएंगे नहीं, और ऊपर जाइए, बस। यानी मतलब पूरा देख ही रहा है, ठीक है। अब समझिएगा हम क्या रिलेशन देखेंगे? रिलेशन बिटवीन डेंसिटी। हम जानते हैं डेंसिटी को क्या कहते हैं? मास डेंसिटी, है ना। डेंसिटी एंड क्या हो जाएगा आपका? वेट डेंसिटी। दोनों में क्या देखेंगे हम लोग? रिलेशन। ये सारा आते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई? वी नो दैट, हम जानते हैं कि स्मॉल w इजकल टू क्या होता है? कैपिटल W अपान में V, यानी भार घनत्व इजकल टू भार बटे आयतन।
और भार को, भार तो है, भार क्या है, भार को क्या लिख सकते हैं, mg लिखते हैं, है ना। तो mg अपान में नीचे क्या है, v, और m अपान v, इसे क्या कहते हैं हम लोग, रो कहते हैं। तो वेट डेंसिटी क्या हो जाएगा आपका, रो इंटू जी, है ना। तो क्या होता है कि द्रव्यमान घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण का प्रोडक्ट क्या कहलाता है आपका, वेट डेंसिटी, ऐसा हो जाएगा, है ना। ठीक है, अगला आता है आपका स्पेसिफिक, क्या आता है भाई, वॉल्यूम, क्या आता है आपका, स्पेसिफिक वॉल्यूम मिलता है आपको, स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या किसे कहते हैं, जैसे ये था ना आपका डेंसिटी था, वैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा एकांक द्रव्यमान के आयतन को, है ना, समझ रहे हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम किसे कहते हैं, एकांक द्रव्यमान के आयतन को क्या कहते हैं हम लोग, स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं। इसका देखिए, इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है ना, डेंसिटी मतलब होता है कि एक एरिया है आपका, क्या है, एक एरिया जिसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है ना। इसका वॉल्यूम क्या है, v है, और इसका भी एक है, इसका भी वॉल्यूम क्या है, v है। तो इसमें देखिए, इसमें मतलब कि एक फिक्स आयतन में कितने द्रव्यमान हैं। अब बताइए किसका घनत्व अधिक है, जिसमें द्रव्यमान अधिक रहेंगे उसका घनत्व क्या हो जाएगा, अधिक, क्योंकि आयतन क्या है आपका, फिक्स है। वन कर रहे हैं एकांक आयतन के द्रव्यमान को, तो दो ले लिए हम लोग आयतन, दोनों का आयतन क्या है, बराबर है। तो किसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल, किसमें ज़्यादा कण है, इसमें, तो एक क्या हो जाएगा आपका, इसका घनत्व क्या हो जाएगा, अधिक, है ना। हम बताए थे जब जंगल के रास्ते जाएंगे तो ज़्यादा पेड़ मिल जाएंगे आपको, तो क्या कहेंगे, इसे बहुत घना जंगल है, तो उतने जंगल में ज़्यादा पेड़ है तो क्या कहेंगे, घना है, तो घना से ही क्या बना आपका, घनत्व बन गया। ठीक है, अब स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है कि जो एक द्रव्यमान है ना, इसमें एक द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान के आयतन को, जो एक द्रव्यमान है उसका आयतन कितना है, एक मॉलिक्यूल का आयतन कितना है, उसे कहते हैं हम लोग स्पेसिफिक वेट। ठीक है, समझ आ रहा है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम, हो जाएगा मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम। अब समझिएगा, अब इसमें भी रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम, है ना, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो देखिए, तो हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि रो इक्वल टू क्या होता है, यम अपान में भी, और स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम दिखा देते हैं v से, स्मॉल v से, क्या होता है आपका बताइए, v अपान में m, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो दोनों क्या है, एक दूसरे से उल्टा, यानी हम कह सकते हैं रो इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान में v, हो जाएगा 1 अपान में v, हो जाएगा ना, रो इक्वल टू 1 अपान में v, यानी रो और v का रेशियो क्या मिलेगा आपका, 1 मिलेगा, सॉरी रेशियो कर रहे हैं गुणनफल। ठीक है, तो जे के एग्जाम में आता है, कह देगा कि एक मटेरियल जिसका घनत्व तो इतना है तथा स्पेसिफिक वॉल्यूम इतना है, तो बताइए मतलब कि दोनों का गुणनफल कितना होगा, तो गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, एक होता ही है तो गुणा करवाएगा, लेकिन आपको याद रहेगा तो करना नहीं पड़ेगा गुणा। ठीक है, हो रहा है फ़ायदा, अभी तो होगा ही, अभी 1 घंटा चलेगा तो फिर कहेंगे लोग कि वो बनाए। अगला टॉपिक बताइए क्या है, हाँ, अब देखिए अब क्या पढ़ना हमको, स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना, इसे एक और नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए, स्पेसिफिक डेंसिटी, है ना, अभी दोनों मिलेगा। इसे एक और नाम जानते, नहीं हाँ, 2 ही नाम जानते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्पेसिफिक डेंसिटी। यानी इसका होता है आपका अपेक्षिक गुरुत्व, क्या होता है भाई, अपेक्षिक गुरुत्व, और इसका क्या होता है आपका अपेक्षिक हो जाएगा आपका घनत्व। ठीक है, इसे हम किससे दिखाते हैं, जी से, कैसे दिखाएंगे, कैपिटल जी से। तो ये दिखाता है ना कि स्पेसिफिक मतलब कि पानी की तुलना में कोई ऑब्जेक्ट, मतलब कोई पदार्थ भारी है, कितना भारी और कितना हल्का है ना। तो क्या होता है अपेक्षिक घनत्व, क्या होता है किसी पदार्थ का घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व का अनुपात क्या होता है, पानी के घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है आपका, स्पेसिफिक डेंसिटी कहलाता है ना। किसी पदार्थ का घनत्व अपान में 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है आपका, स्पेसिफिक डेंसिटी, है ना।
अब समझिएगा घनत्व का जगह आप उसको लिख सकते हैं क्या कि किसी पदार्थ का भार घनत्व, समझिएगा किसी पदार्थ का भार घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का भार घनत्व। पानी का भार घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है आपका? स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब देखिएगा कैपिटल जी, तो किसी पदार्थ का भार घनत्व को कैसे दिखाते हैं? रो जी से दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? किसी भी मटेरियल का, है कि नहीं, किसी भी मटेरियल का भार घनत्व अपान में भार घनत्व किसका? पानी का, वाटर का, एट 4 डिग्री सेल्सियस, है ना, का घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है? भार डेंसिटी, मतलब कि स्पेसिफिक डेंसिटी। बताइए रो तो जी तो सब में कॉमन रहेगा, तो जी कॉमन हटाएंगे तो क्या मिल जाएगा? देखिए रो अपान में किसी भी मटेरियल का, अपान में रो अपान में किसका? वाटर का। तो देखिए भार घनत्व कह लीजिए और कट करके क्या आता है? सिर्फ घनत्व मिलता है। तो भार घनत्व कह लीजिए या फिर सिर्फ घनत्व कह लीजिए, दोनों क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा जैसे किसी पदार्थ का भार घनत्व, किसी पदार्थ का स्पेसिफिक डेंसिटी कितना है? 2। किसी पदार्थ का स्पेसिफिक डेंसिटी है 2, इसका मतलब क्या हो गया? वह पानी से 2 गुना भारी है ना? और पानी से कितना गुना भारी है? 2 गुना भारी है। समझ रहे हैं? तो किसी पदार्थ का भार घनत्व कितना आ गया आपका? 4, यानी पानी से कितना गुना भारी है? 4 गुना। ये पानी में क्या हो जाएगा? डूब जाएगा, है ना। किसी पदार्थ का भार घनत्व आ गया 0.8, यानी ये पानी से क्या है? हल्का है। ये क्या होगा? ऊपर तैरता रहेगा, है ना। तो जैसे डीजल पेट्रोल होता है ना, कैपिटल यानी स्पेसिफिक डेंसिटी का ऑयल का, तो होता है आपका 600 से लेकर के 800 डीजल पेट्रोल का किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये डेंसिटी होता है। क्या होता है आपका? डेंसिटी। तो इसका भार घनत्व निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा? भार घनत्व इस ऑब्जेक्ट का ले रहे हैं हम लोग 600, है ना, घनत्व ले रहे हैं इस ऑब्जेक्ट का, अपान में पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे 1000 होता है, यानी इसका कितना आ गया आपका? 10.6। इसलिए आप देखेंगे कि जो पेट्रोल का टंकी होता है वहाँ आग बुझाने के लिए क्या रखते हैं? बालू रखते हैं, पानी नहीं रखते हैं, क्योंकि पानी के घनत्व से डीजल पेट्रोल का घनत्व क्या होता है? हल्का होता है। मान लीजिए कि आग लगा, उसमें पानी डालेंगे तो पानी कहाँ चला जाएगा? नीचे, और तेल ऊपर आ जाएगा तो आग बुझेगा नहीं। समझ रहे हैं ना? हाँ, इसीलिए रखा जाता है। अब बताइएगा समुद्री पानी का घनत्व कितना होता है? 1020 होता है ना, 1020 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्योंकि देखिएगा जो आयतन है ना, आयतन फिक्स है। हम क्या कह रहे थे? आयतन क्या है? फिक्स है। वॉल्यूम है। ये मान लेते हैं क्या है? नॉर्मल वाटर है, और ये क्या होता है आपके? सी वाटर है। भाई नॉर्मल वाटर को हम मान लेते हैं अभी प्योर वाटर है, तो इसका घनत्व कितना होता है? 1000, यानी फिक्स में 1000 है। जब किसका घनत्व कितना हो गया? 1020। अब बताइए समुद्री पानी में कुछ साल्ट वगैरह रहता है कि नहीं रहता है? यानी उसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल रहेंगे, उतने में खारा रहता है ना, उतने में क्या रहेंगे? ज़्यादा मॉलिक्यूल रहेंगे। जो नॉर्मल पानी है बस उसमें क्या मिलेगा आपको? अगर शुद्ध पानी ले लेंगे तो क्या मिलेगा आपको? H2O ही मिलेगा, उतने में फिक्स है, उतने हैं सब। लेकिन समुद्री पानी में उल्टा सीधा घुला रहता है, इसलिए उसका घनत्व क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है ना। तो बताइए इसका घनत्व कितना मिलेगा? समुद्री पानी का हम कह दें स्पेसिफिक डेंसिटी कितना मिल जाएगा? तो 1.02 मिल जाएगा, है ना। इसीलिए कोई आप देखते होंगे, आप लोग पढ़े होंगे हाई स्कूल इंटर में, कि कोई जहाज़ जब समुद्र से नॉर्मल वाटर में जाएगा तो नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? सब पढ़े हैं ना। देखिएगा मतलब कि मान लीजिए क्या है? नॉर्मल वाटर है। क्या है भाई? नॉर्मल वाटर। और इसके बाद क्या मिल रहा है आपका? सी वाटर मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपका? सी वाटर। तो कोई जहाज़ है ना, मान लेते हैं एक क्या है आपका? जहाज़ है। तो एक यदि इस पानी से ना जब इसमें जाएगा थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि इसका घनत्व अधिक होता है ना, थोड़ा सा क्या होता है? ऊपर उठ जाता है। और इधर से जब इधर आएगा थोड़ा सा नीचे चला जाता है। एक क्वेश्चन आता है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम वगैरह में आता है कि कोई पानी का जहाज़ नॉर्मल वाटर से नदी से समुद्र में जाएगी तो वो क्या होगा? ऊपर उठ जाएगा कि नीचे? तो नदी से समुद्र में जाते ही थोड़ा सा ऊपर, अब इतना ऊपर नहीं उठ पाएगा कि आप उसको महसूस कर पाइए, है ना। बहुत कितना थोड़ा सा अधिक है। चलिए अब देखते हैं। हाँ अब देखिए, बताइए इसका मात्रक क्या होता है? चलिए बताइए, आप बताइए इसका मात्रक क्या मिलेगा? इसका मात्रक नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी घनत्व नीचे भी घनत्व, ऊपर भी भार घनत्व नीचे भी भार घनत्व, तो इसका मात्रक नहीं होता। ठीक है।
अब आपके एग्जाम में ना क्वेश्चन देता है तो सिर्फ दे देगा आप किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व कितना है, 2 है, क्योंकि घनत्व मात्रक होता नहीं है। कहेगा किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व कितना है, 2 है। तो बताइए उस पदार्थ का, है ना, किसी पदार्थ का, इस मटेरियल का घनत्व कितना मिलेगा। तो क्या करेंगे, देखिएगा क्या कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। देखिएगा किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व 2 है तो 2 रखिए, अपान में किसी पदार्थ का घनत्व, उस पदार्थ का घनत्व हमको क्या करना है, निकालना है ना। अपान में पानी का घनत्व आप क्या होता है, आपका 1000 होता है। तो मटेरियल का घनत्व निकल जाएगा। यानी कोई भी, समझ जाइएगा, कोई भी किसी भी मटेरियल का यदि भार घनत्व, स्पेसिफिक डेंसिटी दिया हुआ है, अपेक्षित घनत्व दिया हुआ है, तो उसमें हम 1000 से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, उस मटेरियल का घनत्व मिलता है। जबकि वो मटेरियल लिक्विड होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, लिक्विड। ऐसा नहीं है कि मतलब कि वायुमंडल को ऊपर से कोई आर्गन दे दे तो आर्गन में 1000 से गुणा करना है, नहीं। तब क्या करेंगे आप, हम किसका घनत्व लेंगे बताइए, ये सारा लिक्विड के लिए है। जबकि गैस के लिए क्या हो जाता है, गैस के लिए क्या हो जाएगा, है ना। देखिए जैसे लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड मटेरियल क्या ले रहे हैं हम लोग, लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड मटेरियल ले रहे हैं वाटर। क्या ले रहे हैं, वाटर, है ना, लिक्विड के लिए। जबकि गैस के लिए क्या ले लेंगे, हाँ, गैस के लिए स्टैंडर्ड मटेरियल क्या ले लेंगे हम लोग, हाँ, क्या लेंगे, एयर। जैसे वाटर का घनत्व कितना होता है, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, तो इसका घनत्व कितना होता है, 1.02 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है ना, ये होता है 1.2, ठीक है, 1। अब समझिएगा ये क्या हो जाएगा आपका अब देखिए जैसे कह दे कि वायुमंडल में ना एक आर्गन है, कह देगा आर्गन है, उसका घनत्व कितना है, घनत्व कह देगा कि 300, कह देगा 2 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। कह देगा आर्गन, उसका घनत्व कितना है, 2 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो उसका अपेक्षित घनत्व निकालिए। अब गैस की तुलना किससे करेंगे, गैस से करेंगे। अब ऐसा नहीं कि लिखिएगा 2 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब अपान में 1000, नहीं, गैस की तुलना गैस से। तो गैस के लिए स्टैंडर्ड मटेरियल क्या लेते हैं हम लोग, एयर को लेते हैं, है ना। अब यही आर्गन की जगह दे दे पारा का घनत्व दे देगा आपका 2000, वैसे रैंडमली ले रहे हैं। तो बताइए पारा का घनत्व दे देगा 2000, तो अभी नीचे क्या रखेंगे हम लोग, वाटर रखेंगे, क्योंकि लिक्विड की तुलना लिक्विड से करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आप लोगों को याद है कि नहीं। बताइए घनत्व, कुछ चीज़ों का घनत्व हम पूछते हैं। बताइए सबसे पहले आरसीसी का घनत्व बताइए, 25,000 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब, है ना। अब 2500 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। आरसीसी पढ़ेंगे तो न्यूटन यूज करते हैं, न्यूटन है, किलो कर दें 2500 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, हम पीसीसी का पूछ दें। बताइए पीसीसी का घनत्व क्या होता है, क्या होता है, 24,000 न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन में लिख रहे हैं, न्यूटन प्रति मीटर क्यूब होता है ना। देखिए ब्रिक मेसनरी का बताइए, ब्रिक मेसनरी का, ईंट चिनाई का बताइए, 19,200। चलिए ये तो किलोग्राम न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। चलिए हम आप लोगों को जो याद है वो पूछते हैं। तो भाई स्टील का लिखवाए थे भाई 7850 किलोग्राम, इसको न्यूटन में करेंगे तो इतना हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, देखिए हम एक चीज़ बता रहे हैं, है ना, न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। देखिए आरसीसी का घनत्व तो कितना होता है, हाँ, इसी का यूज करते तो यही याद है। ठीक है, भार घनत्व का यूज करते हैं कि भार का ना असर पड़ता है ऊपर से। देखिएगा स्टील का घनत्व कितना है, 78,500। आरसीसी का घनत्व कितना है, 25,000, है ना। कौन ज़्यादा भारी है, स्टील भारी है कि नहीं भारी है। तो स्टील से ना, इसीलिए स्टील का हम घर वगैरह नहीं बनाते हैं, क्योंकि स्टील से लंबा स्ट्रक्चर आप नहीं बना सकते। भारी है ना भाई, यहाँ से वहाँ बनाएंगे तो बीच में उसके लिए टेक देना पड़ेगा, है ना। एक ये और रीज़न है कि टोटली स्टील का क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि देख रहे हैं 78,000 और यहाँ क्या 25,000, है ना। तो स्टील हाँ, मैं इधर छोड़ दे रहे हैं, इधर छोड़िए अभी तब भी। तो 78,000 है, उधर कितना आपका 25,000 है, तो खुद भारी है ना। तो इसे लंबा स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे, बीच में टेक देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम स्टील का नहीं बनाते हैं। चलिए बताइए भाई घनत्व तुझे पारा का बताइए, हाँ 13,600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, है ना। और किसका लिखवाए थे भाई, पानी का तो आपको पता ही है कितना होता है,
1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, है ना। और बताइए एयर का 1.21 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ऑयल का कितना था 600 से 800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये था। तो बताइए ए निकल गया तो अपेक्षित घनत्व भी निकल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए अगला क्या हो जाएगा आपका। एक देखिए एक आता है ना, देखिए एक आता है, हम आपको बता रहे हैं स्पेसिफिक डेंसिटी है, एक आता है आपका रिलेटिव डेंसिटी। जानते हैं आप लोग, लिखवाए हैं कि नहीं लिखवाएं। देखिए एक आता है आपका रिलेटिव डेंसिटी। तो स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होता है, कन्फर्म है पानी से ही भाग देना है, लेकिन रिलेटिव किसी दो में तुलना कर दीजिए, दो में रिलेट, यानी मेरा घनत्व अपन में मार्कर का घनत्व, स्टैंडर्ड वगैरह नहीं देखना है ना। मेरा घनत्व अपन में बोर्ड का घनत्व, बोर्ड का घनत्व अपन में कैमरे का, किसी के दो का तब तुलना कर देंगे तो उसे कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। और जब स्टैंडर्ड, जब ऑयल के रूप मतलब लिक्विड के रूप में स्टैंडर्ड पानी रखेंगे, एयर का स्टैंडर्ड हवा रखेंगे, एयर को, हाँ, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग स्पेसिफिक डेंसिटी। चलिए अगला टाइप बताइए। हाँ कोहेजन, कोहेजन होता है, और क्या होता है आपका एडहेसन होता है, एडहेसन होता है, ठीक है। कोहेजन मतलब क्या होता है संसंजन। बताइए क्या होता है आसंजन, देख के नहीं बताना, ऐसे बताइए। संसंजन बताइए। हाँ, यानी समान कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहते हैं हम लोग कोहेजन फोर्स। जैसे ये हो गया आपका वाटर, ये क्या हो गया वाटर, ये भी क्या हो गया वाटर, तो इसके मध्य जो फोर्स लगेगा उसे कहेंगे फोर्स ऑफ कोहेजन, है ना। क्या कहेंगे फोर्स ऑफ कोहेजन। तथा समझिएगा, जैसे ये हो गया बोर्ड, ये क्या है बोर्ड, ये क्या है इंक। अब इंक बोर्ड पे कैसे चिपक रहा है, देख रहे हैं ट्रक वाले परेशान कर रहे हैं, हमको पता था, इन लोगों का सीजन शुरू हो गया है ना। देखिएगा आगे आ जाइए ना, आप लोग पीछे बैठे। देखिए एक क्या हो गया बोर्ड हो गया, एक क्या हो गया आपका मार्कर हो गया। तो ये मार्कर का इंक बोर्ड पे कैसे चिपक रहा है, क्योंकि दो अलग अलग कणों के बीच में क्या लग रहा है फोर्स लग रहा है ना। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग एडहेसिव फोर्स। जैसे कि ये हो गया आपका बोर्ड, ये हो गया आपका इंक, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसे क्या कहेंगे फोर्स ऑफ एडहेसन, है ना। तो चिपकने के गुण को क्या कहते हैं समझिएगा। हेलो, दो समान कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं कोहेजिव फोर्स, तथा दो समान कणों के मध्य लगने मतलब आकर्षण होने के गुण को क्या कहते हैं कोहेजन कहते हैं, संसंजन कहते हैं। जो गुण है उसे क्या कहेंगे संसंजन, जो फोर्स के कारण अट्रैक्ट होंगे उसे कहेंगे कोहेजिव फोर्स। जो अलग अलग मटेरियल जिस गुण के कारण आपस में चिपकेंगे उसे क्या कहेंगे एडहेसन, तथा उस फोर्स को क्या कहेंगे हम लोग एडहेसिव फोर्स, ठीक है। जैसे कि ग्लास, अब देखिएगा ग्लास किससे चिपकता है, सॉरी पानी, है ना। तो पानी और ग्लास के, देखिए ग्लास में पानी डालते हैं, पानी को गिरा देंगे चिपका रहेगा, यानी पानी में क्या है आपका एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है कि नहीं। जबकि पारा ले लीजिए भाई, पारा और ग्लास, तो क्या पारा ग्लास से चिपकता है नहीं। तो देखिए क्या कहेंगे एडहेसिव फोर्स क्या है कम है, किससे कोहेजिव फोर्स से। और यहाँ एडहेसिव फोर्स किससे अधिक, यहाँ एडहेसिव फोर्स क्या है भाई, हाँ अधिक है किससे कोहेजिव फोर्स से। इधर उधर लिख दे क्या, यहाँ एडहेसिव फोर्स, हाँ ऐसा हो जाएगा ना। यहाँ पारे में क्या होता है एडहेसिव अपने में ही चिपकना चाहता है, और पानी दूसरे से क्या होता है चिपकता है। लेकिन ऐसा नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते पानी दूसरे से चिपकेगा ही। अब देखे होंगे किसी पत्ता प्लास्टिक पे पानी को रख दीजिए चिपकेगा नहीं, और जो पत्ता का हम लोग पकौड़ी बना खाते हैं बारिश का पानी इसमें चिपकता है थोड़ा भी नहीं। तो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि जिस पे पानी गिर रहा है वो मटेरियल कैसा है। हाँ भाई गोभी को किसी का पत्ता देखिए पानी नहीं चिपकता है, तो ये भी डिपेंड करेगा कि अगला मटेरियल क्या है, ग्लास है कि क्या है चीज़ है, ठीक है ना। देखें गोल गोल बन कर आता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग सरफेस टेंशन। अगला बताइए, अच्छा सरफेस टेंशन ही आ गया। देखिए क्या कहेंगे भाई पृष्ठ तनाव, ठीक है, सरफेस टेंशन, है ना। तो देखिए सरफेस टेंशन हम जानते हैं भी, देखिए सरफेस टेंशन क्या होता है, ये हो गया आपका, ये समझिए ये हो गया आपका कोई बर्तन, आपका नहीं भाई सबका, ठीक है। यहाँ क्या हो गया आपका, ये क्या भर दिए हम पानी भर दिए, ठीक है, क्या भर दिए पानी, ठीक है।
अब बताइएगा यहाँ इस बिंदु को हम ले लें ए बिंदु को, तो इस बिंदु पे सभी कण एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, आपके आकर्षित कर रहे होंगे, है कि नहीं? सभी कण क्या कर रहे होंगे, आकर्षित। तो ए बिंदु वहीं रह जाएगा, है कि नहीं? बी बिंदु को ले लीजिए भाई, तो बताइए इधर का कण इधर खींचेगा, इधर का कण इधर, इधर का कण, ये भी बिंदु क्या रहेगा आपका, सेम पोजीशन में रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चारों ओर क्या है आपके, वो पानी ही है, ठीक है। जबकि ऊपर देख लीजिए आप, ऊपर क्या है, ऊपर है आपका एयर, वायुमंडल है, नीचे क्या है, पानी। तो ऊपर वाला ऊपर खींचेगा और नीचे वाला कहाँ खींचेगा, नीचे। तो बताइए हवा क्या पानी को ऊपर खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा। कौन खींचेगा, पानी उसको नीचे खींच देगा तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। आना तो पूरा चाहिए, आना तो पूरा नीचे चाहिए, लेकिन क्या होता है, कोहेजन फोर्स के कारण, कोहेजन नहीं एडहेसिव फोर्स के कारण, क्योंकि पानी ग्लास से क्या होता है, चिपकता है बर्तन से। तो ग्लास से चिपकने के कारण देखिए पहले यहाँ था तो पूरे को नीचे आना चाहिए, चिपकने के कारण वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है ना, थोड़ा क्या होता है किनारे से ऊपर उठ जाता है और झिल्ली की तरह नीचे क्या हो जाता है, खिंच जाता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, सरफेस टेंशन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए सरफेस टेंशन वहीं होगा जहाँ दो अलग अलग फ्लूइड मिलेंगे, सरफेस टेंशन वही मिलेगा जहाँ अलग अलग फ्लूइड मिलेंगे। तो देखिए यहाँ दो अलग अलग फ्लूइड मिल रहा है कि नहीं, ऊपर एयर नीचे वाटर, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ क्या हो जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा वाटर, यहाँ क्या हो जाएगा वाटर, ऊपर क्या डाल देंगे आप, ऑयल। इसके भी जंक्शन पे क्या मिलेगा आपको, सरफेस टेंशन मिलेगा, क्योंकि ऑयल इसको नहीं खींच पाएगा ऊपर, है ना, क्या हो जाएगा, नीचे खींच देगा। लेकिन एयर से तो ऑयल ज़्यादा ही खींचेगा, एयर से ऑयल क्या करेगा, ज़्यादा खींचेगा, लेकिन जितना इसमें सरफेस टेंशन मिलेगा उतना सरफेस टेंशन यहाँ नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब एग्जाम्पल दीजिएगा तो ऐसा एग्जाम्पल दीजिएगा, ऐसा नहीं कि ऑयल को नीचे भर दीजिएगा वाटर को ऊपर कर दीजिएगा, ऐसा होगा ही नहीं, है ना। हाँ देखना है। तो क्या होता है, तो माना कि इसकी लंबाई क्या है आपका, एल है, इसकी लंबाई क्या है, एल है। तो सरफेस टेंशन को किस से दिखाते हैं भाई, एफ से, क्या सिग्मा से। हाँ क्या होता है, सिग्मा क्या हो जाएगा आपका भाई, हाँ एफ अपान में, यानी एकांक लंबाई पर कितना फोर्स से नीचे इसको क्या कर रहे हैं, सब खींच रहे हैं, है ना। उस लंबाई में कितना फोर्स से नीचे खींच रहे हैं उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सरफेस टेंशन, सही है ना। और देखिए अब सरफेस टेंशन को हम दिखाते हैं, तो देखिए यदि ऊपर, इसका मात्रक क्या होता है बताइए तो, न्यूटन प्रति मीटर। यदि ऊपर और नीचे हम किससे गुणा कर दें, मीटर से गुणा कर दें, किससे कर दें, मीटर से, तो क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा भाई, बल गुणे दूरी क्या होता है, जूल हो जाएगा, जूल है कि नहीं। और ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, वर्ग अपान में एरिया, यानी एक एरिया पर कितना कार्य हुआ, लिखवाएं इसको, नहीं लिखवाएं कोई बात नहीं, समझ लीजिए। यानी एक एरिया पर, अब देखिए जो बर्तन में रखे हैं वो उसका पूरा एरिया मिलेगा नहीं मिलेगा भाई, बर्तन में इसको रखे हैं आप, ये तो पूरा एरिया मिलेगा, है कि नहीं। तो एरिया में कार्य क्या होता है भाई, बल लगाए तो कितना खिसका, बल कितना बल लगाए और कितना दूरी गया, उसी का गुणनफल क्या होता है, उसका कार्य होता है ना। तो देखिए बल लगाए, एन से लगाए तो कुछ नीचे खिसका, है ना, तो बल और गुणे दूरी तो क्या हो जाएगा, कार्य, यानी एकांक एरिया पर कितना कार्य हुआ उसे क्या कहते हैं हम लोग, सरफेस टेंशन कहते हैं। लिखना है एकांक, लिखना हो तो कहीं लिख लीजिए जगह हो तो, एकांक एरिया पर कितना कार्य हो रहा है उसे क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। लिख सकते, सब समझाएंगे इजी और हार्ड। एकांक एरिया पर कितना कार्य हो रहा है, कार्य एडहेसिव कोहेजिव की वजह से कार्य हो रहा है ना, नीचे का कोहेजन खींच दे रहा है ना, उसी की वजह से कार्य हो रहा है, आप नहीं धक्का दे रहे हैं उसको। अब जेई में ना, जेई के एग्जाम में डायरेक्ट एफ अपान में एल नहीं देता, वो ऐसे ही देगा, इसलिए लिखवा रहे हैं वर्क अपान में एरिया। लोग कहेंगे ये कौन सा सरफेस टेंशन का नया फार्मूला, वर्क अपान में एरिया, हम तो पढ़े ही नहीं हैं, बताए थे आए पढ़ा नहीं, यूट्यूब पे जाएगा, एप्लीकेशन पे थोड़ी जाएगा, ऑन है ना, ऑन है ना, रेड दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है।
अरे बहुत शोर कर रहे हैं हमको। हाँ तो हो ना, कुछ से कोई फर्क नहीं हो रहा। अभी तो 1 हफ्ता हुआ, 3 घंटे का वीडियो बनाया बिल्डिंग ड्राइंग का, आवाज़ ही नहीं आ रहा था। अब उसी को दोबारा बनाइए, मज़ा नहीं आता। हो गया, रहने दे, हो गया, अरे हो गया। चलिए देखिए, हो गया। क्या दिक्कत है? नहीं रहने दे, फिर एडिट करिए, ताम झाम हो जाएगा। चलिए अब क्या हमको पढ़ना है भाई, अगला टॉपिक बताइए। कैपिलरी क्या पढ़ना है हमको? क्या सब कोहेजन एडहेशन पे अभी आएगा। देखिए इस कोहेजन एडहेशन को ऊपर हुआ है, ठीक है। अभी क्या आ जाएगा आपका कैपिलरी, क्या होता है? हाँ केशिकात क्या आ जाएगा भाई? केशिकात, है ना। तो कोई लिक्विड, एक पतली ट्यूब, इस ट्यूब का डाया कितना रहेगा? 6 mm के आसपास, ठीक है ना। क्या कर लेंगे, जब किसी पतली ट्यूब को, यानी इसका डाया 6 mm, अधिक नहीं 6 mm से कम ही रखिएगा, कहीं कहीं 12 mm तक देता है, ठीक है। 6 mm से क्या रखना है? कम रखना है। तो कोई पतली ट्यूब को लिक्विड से भरे हुए बर्तन में जब डुबोते हैं तो पहले लिक्विड का तल नॉर्मल जल, है ना, समझिएगा। जबकि पतली नली को, जिसे हम पतली नली को क्या कहते हैं हम लोग? केशिका नली। क्या कहते हैं? कहाँ? कैपिलरी ट्यूब। तो जब केशिका नली को किसी लिक्विड से भरे हुए बर्तन में डुबोते हैं तो लिक्विड का तल सरफेस नॉर्मल तल से या तो ऊपर उठ जाएगा या फिर नीचे गिर जाएगा। इसी ऊपर उठने और नीचे गिरने की प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? कैपिलरी, है कि नहीं? है ना, ठीक है। तो बताइए किस में पानी ऊपर उठता है? वाटर, पानी का मैं किस में लिक्विड ऊपर उठता है? पानी में, है ना। क्यों उठता है समझिएगा। हाँ, पहले पानी का तल यहाँ था, जैसे ही डालेंगे तो बताइएगा पानी गिलास से चिपकता है कि नहीं चिपकता है? पानी क्या हो जाएगा? गिलास से चिपक के थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा और फिर नीचे वाले को क्या करेगा? खींचेगा, है ना। तो इसी की वजह से थोड़ा सा क्या हो जाता है? उठ जाता है। एकदम थोड़ा सा उठता है, लेकिन हम दिखाते हैं क्या? ज़्यादा, क्योंकि हमको क्या हो? ज़्यादा दिखे, है ना। अब इतना भी नहीं उठेगा कि आप देख पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा उठता नहीं भाई, बंद नहीं रहेगा। बंद होगा तो वो हो जाएगा, वैक्यूम उत्पन्न हो जाएगा। बंद नहीं करना, ठीक है, खुला ही रहेगा। समझ रहे हैं? अब समझिएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसमें क्या है आपका? पारा है। तो पारा क्या होता है भाई? पारा में कोहेजिव फोर्स क्या होता है? अधिक होता है। पारा क्या होता है आपका? कोहेजिव फोर्स अधिक होता है। ये अपने में ही चिपकना चाहता है। क्या होता है? अपने में ही चिपकना चाहता है। तो जब वो इससे आता है ना तो क्या होता है? दूर भगता है। गिलास से, देखिए गिलास से है तो क्या हो गया? दूर भग गया, इसीलिए क्या होता है? इसका तल गिर जाता है ना। देखिए पहले यहाँ था तो इसे दूर भागा तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, लेकिन हम समझने के लिए क्या करते हैं? थोड़ा ज़्यादा गिरा देते हैं कि भाई ज़्यादा दिखे, है ना। तो केशिकत्व क्या होता है? तो केशिकत्व में भी एक कोहेजन एडहेशन का इफेक्ट है, सरफेस टेंशन में भी कोहेजन एडहेशन का इफेक्ट है ना। तो जब पतली 6 mm व्यास वाली पतली नली, जिसे केशिका नली कहते हैं, इसको जब लिक्विड से भरे बर्तन में डुबोते हैं तो लिक्विड का तल अपने नॉर्मल तल से या तो ऊपर उठ जाता है या फिर नीचे गिर जाता है। तो इस ऊपर उठने नीचे गिरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? केशिकत्व कहते हैं, है ना। अगला क्या आता है आपका? हाँ, कॉन्टेक्ट एंगल, स्पर्श कोण। समझिएगा, अब आएगा आपका स्पर्श कोण। समझिएगा, हम क्या ले रहे हैं? सिर्फ कैपिलरी ट्यूब ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं भाई? कैपिलरी। इधर भी क्या ले रहे हैं हम लोग? सिर्फ कैपिलरी ट्यूब। ये वाटर वाला कैपिलरी ट्यूब है और ये पारा वाला भाई। ये वाटर वाला कैपिलरी ट्यूब है और वो कौन सा है आपका? पारा वाला। तो वाटर में कैसे होता है? ऐसे। तो पानी में क्या होता है? अवतल होता है। क्या हो जाता है आपका? अवतल। और पारे में क्या होता है आपका? उत्तल हो जाता है, ठीक है। यानी इसे कहते हैं कॉनकेव, इसे क्या कहते हैं हम लोग? कॉन्वेक्स। तो समझिएगा, जो क्या होता है कि लिक्विड के सरफेस पर, समझिएगा, लिक्विड के सरफेस पे क्या डालते हैं हम लोग? एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। यह समझिएगा, यह स्पर्श रेखा, समझिएगा, जो लिक्विड है ना, लिक्विड जो कॉनकेव हुआ या फिर कॉन्वेक्स हुआ है, उस पर क्या खींचेंगे? एक हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे। यह स्पर्श रेखा जहाँ पानी और ग्लास मिल रहे हैं वहाँ से कितना अंश का कोण बनाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्पर्श कोण।
क्या कहते हैं? स्पर्श कोण। क्योंकि आप ऐसा भी तो कर सकते हैं भाई, यहाँ से खींच करके अब कोई यहाँ से न माप दे एंगल, कोई ऊपर से न माप दे, तो क्या बोल कि जहाँ ये दोनों मिलते हैं, है ना, उस देखिए कॉनकेव या कन्वेक्स पे क्या खींचेंगे हम लोग? एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। यह स्पर्श रेखा समझिएगा, जहाँ पानी यानी लिक्विड और ग्लास जहाँ मिल रहा है वहाँ से जो कोण बनाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्पर्श कोण। क्या कहते हैं? स्पर्श कोण। जैसे देखिए, है ना, इस पे क्या खींचेंगे हम? देखिए कॉनकेव हुआ है, यहाँ क्या खींचे? स्पर्श रेखा। क्या खींचे? स्पर्श रेखा। अब यहाँ से तो माप नहीं सकते क्योंकि यहाँ लिक्विड और ग्लास तो मिल नहीं रहा है, यहाँ तो सिर्फ ग्लास है, तो कहाँ से खींचेंगे आप? यहाँ से खींचेंगे। ठीक है, तो पानी में स्पर्श कोण क्या होता है? जो थीटा बनता है वो क्या बनता है? 90 से कम होता है ना। और इसमें क्या होता है? इसमें जो थीटा बनता है वो 90 से अधिक बनता है कि नहीं? ठीक है, चांदी वाला तो हाँ उसमें आता ही नहीं एग्जाम में, वो जी माता। ठीक है, तो देखिए अब कैपिलरी में सारी चीज़ें, कैपिलरिटी आता है सारा लिख सकते हैं, कैपिलरिटी में एंगल वगैरह भी हो जाएगा। लेकिन थीटा समझिए, कैपिलरी में एक आता है, देखिए छूट रहा था, आप लोग बता नहीं रहे, कैपिलरी में कितना उठा या कितना गिरा? हाँ कितना, देखिए है ना, छूट जाएगा भाई। कैपिलरी में द्रव का तल कितना उठा या फिर कितना गिरा? तो देखिए यहाँ से कितना उठा? सर टॉप से देखेंगे एच उठा, है ना। यहाँ देखेंगे टॉप से कितना गिरा? क्या गिरा आपका? एच गिरा। तो क्या होता है? 4 सिग्मा कास थीटा अपान में रो जी डी। इस फार्मूले पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं, सब आता है। ठीक है, अब देखिए सिग्मा क्या है? हाँ अभी पढ़े हम लोग, सरफेस टेंशन। थीटा क्या है? यहाँ है स्पर्श कोण है थीटा, है ना। रो क्या है? घनत्व है, जो भी ले लीजिए। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। डी क्या है? ए वाला डाया, है ना। लेकिन जे के एग्जाम में इस तरह फार्मूला नहीं देता है, वो जानते हैं क्या देता है? ऐसा देगा, H = 2 सिग्मा कास थीटा अपान में रो जी आर। इसका मतलब क्या किया? कुछ नहीं किया, नहीं स्क्वायर नहीं, 2, हाँ डी को क्या लिख दिया है? 2r लिखा है। तब फंसेंगे, कहेंगे अरे यार हम तो पढ़े थे 4 सिग्मा कास थीटा रो जी डी। अब नीचे ध्यान देंगे नहीं, कहेंगे 2 सिग्मा आ गया, अब 4 सिग्मा खोजेंगे, फिर कहेंगे हमको नहीं आता है, उसको छोड़ के आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे घुमाते हैं सब, है ना। चलिए अब बताइए अगला टॉपिक बताइए। प्रेशर आ गया अभी। प्रेशर को प्रेशर में देखा जाएगा, प्रेशर वाला चैप्टर। हाँ देखिए श्यानता, देखिए भाई यहाँ भी किसका खेल हो जाएगा आपका? सब कोहेजिव एडेसिव का खेल हो जाएगा। ठीक है, तो श्यानता क्या होता है? जैसे घर्षण जानते हैं आप लोग, घर्षण दो सॉलिड के बीच में क्या होता है? घर्षण होता है। तो लिक्विड के बीच में क्या होता है? घर्षण को क्या कहते हैं हम लोग? विस्कोसिटी कहते हैं, है ना। जैसे देखिएगा, जो सॉलिड के बीच में उत्पन्न होगा ना, सॉलिड के बीच में, उसे क्या कहते हैं हम लोग? फ्रिक्शन कहते हैं भाई, फ्रिक्शन कहते हैं। एक नया चीज़ बताएंगे आपको। और एक सॉलिड और लिक्विड के बीच में आएगा, उसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहते हैं ड्रैग। क्या कहते हैं? ड्रैग कहते हैं। ये भी एक फोर्स है, क्या कहते हैं? ड्रैग। आप लोग सुने होंगे जब एरोप्लेन उड़ता है तो ड्रैग फोर्स उत्पन्न होता है उड़ते टाइम, क्योंकि हवा आता है और जैसे एरोप्लेन सॉलिड जाता है तो उसके बीच में जो घर्षण मिलेगा उसे कहते हैं ड्रैग फोर्स कहते हैं, है ना। बताइए लिक्विड क्या हो जाएगा? हाँ लिक्विड क्या हो जाएगा भाई? विस्कोसिटी हो जाएगा नहीं हो जाएगा, है ना। हम कहेंगे कि गैस को बताइए, गैस में क्या हो जाएगा? विस्कोसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? विस्कोसिटी। हम कहेंगे गैस लिक्विड में क्या हो जाएगा? तो फिर कहेंगे आप ड्रैग होगा। क्या हो जाएगा आपका? ड्रैग। जब भी डिफरेंट मिलेंगे तो क्या उत्पन्न होगा आपका? ड्रैग, है ना। जब एरोप्लेन उड़ता है ना तो ड्रैग उत्पन्न होता है, उसे हिल जाएगा एरोप्लेन, गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए पंखियाँ इधर उधर होती रहती हैं सब उसकी। ठीक है, तो देखिए गैस लिक्विड के बीच में अलग अलग है, गैस अलग फ्लूइड, लिक्विड अलग फ्लूइड। तो क्या उत्पन्न होगा दोनों के मध्य? गैस। चलेगा तभी, स्थिर रहेगा तो नहीं। गैस में विस्कोसिटी, गैस में विस्कोसिटी, लिक्विड में विस्कोसिटी, और सॉलिड लिक्विड में फिर अलग अलग हो गया, सॉलिड अलग लिक्विड अलग। क्या हो जाएगा आपका? ड्रैग। और सॉलिड में फ्रिक्शन तो बच्चा को पता है। और देखिए ड्रैग का हिंदी नहीं पता भाई। चलिए विस्कोसिटी यानी सांद्रता कि ऑनलाइन बेइज्जती मत किया करिए हिंदी पूछ के, मेरा नहीं है आपका भी त्योर है। और देखिए
अब देखिए लिक्विड को क्या करेंगे, विभिन्न परतों का बना हुआ मान सकते हैं, है ना। तो मान लेते हैं क्या आपका लिक्विड है, ये सरफेस है भाई, लिक्विड बहेगा तो किसी सरफेस पर बहेगा, तो ये मान लेते हैं क्या हो जाएगा आपका सरफेस हो जाएगा, ठीक है। ये हो सरफेस होगा, जो नीचे का नहर का मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। अब इसमें पानी बहेगा तो पानी को क्या कर लेते हैं, विभिन्न परतों का बना हुआ मान लीजिए। क्या विभिन्न परतों का होता है, नहीं, क्या कर लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं, है ना। चलिए जिस दिन नहा के आएंगे मान लेंगे, थोड़ा गोरा दिख रहा है, क्या तो होते हैं ना नहाने से कोई गोरा, सही में लग रहा है। देखिएगा विभिन्न परतों का बना हुआ मान लिए, है ना। तो बताइए घर्षण के कारण जो नीचे ज़्यादा है उसमें ज़्यादा घर्षण होगा, है ना। घर्षण मतलब विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको रोकेगा, ये इसको रोकेगा, ये इसको रोकेगा, ये इसको रोकेगा, है ना। तो क्या होता है कि हम बहते हुए जल में देखेंगे, बहते हुए जल को विभिन्न परतों का बना हुआ मान सकते हैं। जब एक परत दूसरे परत को फिसलने में क्या करती है, विरोध करती है, तो उसे क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। तथा जिस बल के कारण रोकने मतलब विरोध को बहने से रोकती है, उस बल को क्या कहते हैं हम लोग, विस्कोसिटी फोर्स या विस्कस फोर्स, ठीक है ना। देखिएगा बहते हुए जल को हम विभिन्न परतों का बना हुआ मान सकते हैं। जब जल की एक परत दूसरे परत को फिसलने में विरोध करती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, विस्कोसिटी। तथा उस विरोध बल को क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स एक तरह का शियर फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, शियर फोर्स, क्योंकि शियर फोर्स समानांतर लगता है ना। देखिए इसमें फोर्स है, देखिए एक लिक्विड इधर जाएगा और इसको रेजिस्टेंस किधर करेगा, इधर करेगा, है ना। तो जब भी देखिए समांतर फोर्स लगती है तो क्या उत्पन्न होता है, शियर, है ना। तो विस्कस फोर्स एक तरह का कौन सा फोर्स होता है, शियर फोर्स होता है ना। तो नहर में देखिएगा, अब नहर में कलर डालिएगा तो नीचे वाला जल्दी जल्दी बहेगा, सॉरी नीचे वाला धीरे धीरे बहेगा क्योंकि ज़्यादा दबाए हुए हैं सब, ऊपर वाला क्या बजाएगा आपका जल्दी। रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट में भी हम देखे थे, अब समझिएगा। तो क्या होता है कि द्रवों के मध्य लगने वाला विस्कस फोर्स क्या होता है, एरिया का क्या होता है, समानुपाती होता है। इसका एरिया मिलेगा कुछ, क्रॉस सेक्शनल नहर है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलेगा, एरिया का क्या होता है आपका समानुपाती होता है। जितना बड़ा एरिया फोर्स उतना ही ज़्यादा, है ना। उसके बाद जो फोर्स होता है ना, वो वेलोसिटी ग्रेडियंट के भी क्या होता है आपका समानुपाती होता है ना। क्योंकि वेलोसिटी वाई मान लेते हैं वाई है, तो जितना नीचे आएंगे उतना वेलोसिटी क्या होता जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऊपर का वेलोसिटी तेज, नीचे का वेलोसिटी कम, है ना। तो दूरी के अनुसार, दूरी कौन सा, वर्टिकल, तो वर्टिकल दूरी के अनुसार वेलोसिटी में जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना। दूरी के अनुसार वेग में परिवर्तन, इसके भी क्या होता है, समानुपाती होता है, समझिएगा। क्योंकि भाई जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, आप सुने होंगे, एडजस्टेबल फोर्स होता है। ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, मतलब कि ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो भी ज़्यादा खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन एक लिमिट तक थोड़ा फोर्स लगाएंगे थोड़ा सा खींचेगा, अब अधिक लगाएंगे वो भी अधिक करेगा, लेकिन एक लिमिट से अधिक खींचेंगे तो भाई चलने लगेगा, तो अलग बात है। तो वेलोसिटी अधिक होगा तो फोर्स भी क्या होता है, अधिक होता है कि नहीं। वेलोसिटी अधिक होगा तो फोर्स भी क्या होगा, अधिक होगा। जैसे जैसे नीचे आएंगे दूरी बढ़ाएंगे, क्योंकि दूरी ऊपर से लेते हैं तो फोर्स क्या होता जाता है, कम होता जाता है। नीचे वाला क्या होता है आपका, धीरे धीरे। अब देखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो एफ समीकरण 2 से क्या हो जाएगा आपका, ए डेल्टा वी अपान में डेल्टा वाई। तो एफ समानुपाती हटाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपका, म्यू, क्या मिलेगा, ए डेल्टा वी अपान में डेल्टा वाई, ठीक है ना। अब देखिएगा यहीं पर क्या कहते हैं, यही म्यू क्या कहलाता है आपका, विस्कोसिटी। हाँ, विस्कोसिटी इसको कह लीजिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है कि नहीं। और क्या होता है आपका, हाँ, डायनेमिक विस्कोसिटी भाई, डायनेमिक विस्कोसिटी। इससे पता चल गया। अगला आपको पढ़ना है काइनेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक होता है, काइनेटिक होता है, निरपेक्ष श्यानता अगला हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 3 नाम है, एब्सोल्यूट भी नाम इसका, वाह, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, ठीक है, हो जाएगा ना। अब समझिएगा म्यू को हम क्या लिखेंगे, देखिए म्यू हो गया, देखिए एफ, देखिए यहाँ देखते हैं हम क्या बताए थे, एफ अपान में ए,
एफ अपान में ए क्या हो जाएगा आपका म्यू, और डेल्टा वी अपान में डेल्टा वाई। एफ अपान ए को क्या कहते हैं, प्रतिबल हो गया। शियर बताए थे कि नहीं, शियर स्ट्रेस, और शियर को किससे दिखाते हैं, टाउ से। नॉर्मल को कैसे दिखाते हैं, सिग्मा से, ठीक है। चलिए यहाँ टाउ से शियर स्ट्रेस हो जाएगा, बल बटा क्षेत्रफल प्रतिबल ही तो होगा, क्या हो जाएगा म्यू, और डी वी अपान में डी वाई। अब म्यू बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लेंदी जाता है। टाउ का मात्रक, म्यू का मात्रक क्या हो जाएगा बताइए, तो पता है आपको, पास्कल सेकेंड। क्या हो जाएगा, पास्कल सेकेंड। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड होता है, ठीक है। लेकिन इसके ना सीजीएस मात्रक को, जो म्यू के सीजीएस मात्रक को क्या कहते हैं हम लोग, पॉइज कहते हैं। तो एक पॉइज इक्वल टू क्या होता है बताइए, ग्राम प्रति सेंटीमीटर सेकंड होगा ना। क्या हो जाएगा आपका सीजीएस मात्रक, निकल जाएगा, निकालें हो जाएगा ना, आपका हो जाएगा ना, कंफ्यूज लग रही है पढ़े नहीं है ना, लेट आए थे। ऐसा समझ आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा निकाल दें। चलिए देख लेते हैं, कुछ नहीं करना है। हाँ, म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ डी वी अपान में डी वाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। म्यू का मात्रक चाहिए तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ क्या है भाई, स्ट्रेस। स्ट्रेस का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। हाँ जी, न्यूटन की जगह डाइन हो जाता है, सही है, इसीलिए तो हम सोच रहे थे निकाल दें, देख रहे हैं, ठीक है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस का मात्रक क्या होता है, भी का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ भाई, मीटर प्रति सेकेंड अपान में क्या हो जाएगा आपका, वाई है तो क्या हो जाएगा मीटर। अब देखिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, मीटर से मीटर कटेगा क्या, हाँ, ए मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, काट दीजिए यहीं पे, तो हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, सेकेंड ऊपर चलेगा, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब सीजीएस में न्यूटन का जगह क्या हो जाएगा, जानते हैं न्यूटन का बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन। डाइन होता है ना, डायन है कि डाइन, डायन 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 क्या हो जाएगा आपका, डायन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका म्यू का सीजीएस मात्रक डायन, डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। क्या हो जाएगा, डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। हाँ डायन है, डायन, अरे हमको पता है डाइन होता है भाई। चलिए अगला क्या हो जाएगा आपका, काइनेटिक। अगला क्या है आपका, काइनेटिक विस्कोसिटी। कोई बात नहीं, काइनेटिक को पढ़ लेते हैं। काइनेटिक विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, इसे हम किससे दिखाते हैं, न्यू से। ओए, काइनेटिक विस्कोसिटी को किससे दिखाते हैं हम लोग, न्यू से। तो क्या होता है, रो अपान में म्यू अपान में रो का, ये ना होता है जी, समझिएगा, है सिलेबस में तब सब है। जब ये रहेगा तो क्यों नहीं रहेगा, दोनों भाई भाई हैं। देखिएगा न्यू क्या होता है, विस्कोसिटी और मास डेंसिटी का अनुपात क्या कहलाता है आपका, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, निरपेक्ष सांद्रता। छोड़ मत दीजिएगा, लास्ट में लिखवाए होंगे, छूट जाता है जो हम लास्ट में लिखवाते हैं। नहीं नहीं, अरे छोड़िए। विस्कोसिटी, हेलो, विस्कोसिटी और मास डेंसिटी का रेशियो क्या कहलाता है आपका, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, निरपेक्ष सांद्रता। इसका मात्रक क्या होगा, देखिए तो इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन अपान में मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। इसका क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यू। तो कटेगा कुछ, हाँ। अब देखिएगा, देखिए न्यूटन इंटू सेकेंड अपान में मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा मीटर क्यूब अपान में किलोग्राम। मीटर से स्क्वायर से कटेगा, यानी क्या हो जाएगा। अभी देखिए बल का मात्रक क्या होता है, एम में होता है कि नहीं, यहाँ न्यूटन है ना, तो एम के जगह क्या लिखेंगे, किलोग्राम, और मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। न्यूटन की जगह लिख सकते हैं, लिखते हैं भाई, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। ऊपर सेकेंड है ही, नीचे किलोग्राम है ना। किलो से किलो कुछ छूटा क्या, हाँ 1 मीटर छूटा, ठीक है। सेकेंड से सेकेंड तो हमको पता था मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है ना।
मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है। लेकिन इसका सीजीएस मात्रक को क्या कहते हैं बताइए? जो न्यू होता है उसके सीजीएस मात्रक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्टोक। क्या कहते हैं? स्टोक कहते हैं, है ना। और एक स्टोक इक्वल टू क्या होता है बताइए? सेंटीमीटर स्क्वायर, मात्रक पूछ रहे थे, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है ना। तो विस्कोसिटी के सीजीएस मात्रक को क्या कहते हैं? विस्कोसिटी के सीजीएस मात्रक को पॉइज, है ना, पॉइज। और बताइए, और निरपेक्ष सांद्रता के यानी काइनेमेटिक विस्कोसिटी के स्टोक कहते हैं। हो जाएगा। चलिए अगला बताइए भाई। बल्क मॉडुलस। उसके बाद अच्छी तरह समझाइए, उसके बाद पेपर पढ़ेगा। बल्क मॉडुलस है। हाँ देखिए, कंप्रेसिबिलिटी समझिए सबसे पहले भाई। कंप्रेसिबिलिटी ये तो हमको लग रहा है जब बताए होंगे तो भूलेगा ही नहीं। भूलता है कंप्रेसिबिलिटी? एबिलिटी टू कंप्रेस, इसमें नाम में छुपा है, एबिलिटी टू कंप्रेस, यानी जो बहने के दौरान अपना घनत्व चेंज कर दे। यानी का ऐसा नहीं करेंगे दब जाए, है ना। जो बहने के दौरान अपना घनत्व क्या कर देता है? चेंज करता है, उसे कहते हैं हम लोग। हाँ, घनत्व चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा भाई। घनत्व क्या होता है? मास अपन में वॉल्यूम। तो मास तो चेंज होने वाला नहीं है। तो बहने के दौरान थोड़ा दब जाए, बहने के दौरान थोड़ा घनत्व चेंज कर दे, बहने के दौरान वॉल्यूम चेंज कर दे, तो उसे क्या कहते हैं? कंप्रेसिबल मटेरियल, है ना। तथा उस गुण को क्या कहते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। यानी वैसा मटेरियल जिसमें एबिलिटी हो, दबने का क्या हो? एबिलिटी हो, तो उसे क्या कहेंगे? कंप्रेसिबिलिटी। तथा उस मटेरियल को क्या कहेंगे? कंप्रेसिबल मटेरियल। जैसे पानी बहने के दौरान दबता है क्या? नहीं, तो इसे क्या कहेंगे? इनकम्प्रेसिबल। क्या कहेंगे? इनकम्प्रेसिबल। तो लगभग ना सभी जो लिक्विड होते हैं वो क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होते हैं। और सभी जो गैस होते हैं ना वो क्या होते हैं? कंप्रेसिबल होते हैं भाई। तो समझ आ गया कंप्रेसिबिलिटी। इसे किससे दिखाते हैं हम लोग? बीटा से। किससे दिखाते हैं? बीटा से, ठीक है। हाँ चलिए अब मान लेते हैं क्या है, एक क्या है आपके पास सिलेंडर। क्या है भाई? सिलेंडर है। एक क्या हो गया? सिलेंडर का पिस्टन। ऐसा बनाते हुए मैकेनिकल का फीलिंग आता है, सिलेंडर पिस्टन। हाँ, अब इधर से क्या लगा देंगे? आप दबाएंगे, इसमें क्या भरा हुआ है? गैस भरा हुआ है भाई, ठीक है। अब गैस दबेगा, लिक्विड मत भर दीजिएगा इसमें, क्योंकि लिक्विड दबता ही नहीं है। हाँ समझिए। सबसे पहले इसका आयतन कितना था? बी। मेरे लाल अच्छे समझाइएगा, मोबाइल देख रहे हैं। एक क्या हो जाएगा? वी आई। इसे क्या कहते हैं हम लोग? वी आई इनिशियल, है ना। तो प्रेशर लगाएंगे, बताइए। प्रेशर पी था, फिर कुछ प्रेशर बढ़ाएंगे कि नहीं? पी प्लस डेल्टा पी। तो ये थोड़ा यहाँ चला जाएगा, थोड़ा यहाँ चला जाएगा कि नहीं? चला जाएगा। दबाइए और इसको, उसका आयतन क्या हो गया आपका? वी एफ। फाइनल आयतन मिल गया कि नहीं मिल गया? है ना। तब क्या दिखाएंगे? चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा बताइए? क्या हो जाएगा? डेल्टा वी। क्या आ जाएगा आपका? वी आई माइनस वी एफ। तो आई क्या हो जाएगा? हाँ कोई बात नहीं है। अगला क्या होगा भाई? चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर क्या होता है? डेल पी। यही तो चेंज किए हैं, डेल पी वही चेंज किए हैं। तो लिख सकते हैं पी एफ माइनस पी इनिशियल क्या हो सकता है आपका? लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्या होता है आपका? एक होता है बल्क मॉडुलस। क्या हमको पढ़ना है? बल्क मॉडुलस। तो क्या होता है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, क्योंकि जो फ्लूइड पे प्रेशर लगता है उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इसी को कहते हैं, है ना। तो क्या कहेंगे? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अपान में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक क्या होता है आपका? स्ट्रेन होता है। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होगा? डेल्टा पी। वही प्रेशर लगाए हैं, है ना। क्योंकि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है ना, जब फ्लूइड पे प्रेशर लगाएंगे तो सभी क्या हो जाएगा? समान बढ़ जाता है। हाइड्रोस्टेटिक हम देखेंगे अगले चैप्टर में। डेल पी अपान में क्या हो जाएगा? चेंज इन प्रेशर क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक क्या हो जाएगा? वॉल्यूम में परिवर्तन अपान में इनिशियल वॉल्यूम। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? बल्क मॉडुलस।
कहीं माइनस में भी देता है, छोड़ते हैं उसको, माइनस का कोई फर्क नहीं है, ठीक है। क्या होता है डेल्टा V अपान में V, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अपान में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। अब समझिएगा उसके बाद क्या हो जाएगा डेल्टा P, उसके बाद हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या हो जाएगा डेल P, स्ट्रेन क्या होता है डेल V अपान में V, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। यानी आयतन में कितना परिवर्तन हुआ किसके अपेक्षा, प्रारंभिक आयतन के, ठीक है। अब देखिए जो अब कंप्रेसिबिलिटी होता है ना, वो बल्क मॉडुलस का क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगला हमको पढ़ना है, रिकॉल हो रहा है ना सारी चीज़ें, हाँ आपको कहें रिकॉर्ड नहीं करना है, रिकॉल हो रहा है ना, मतलब कि याद आ रहा है ना कहें, हाँ। अगला देखिएगा वाइपर प्रेशर, यार ये ट्रक वाले भगवान करे ज़्यादा आवाज़ ना आया हो इसमें यार, हमको लग रहा था इसलिए हम 10 बजे बुलाए थे, हमको लगा क्या मतलब आज काम नहीं होगा खिचड़ी है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका वाइपर प्रेशर, यानी वाष्प, क्या हो जाएगा भाई वाष्प दाब, ठीक है। अब देखिए आप खाना बनाते हैं, आप लोग बनाते हैं कि ना, देखिए ये क्या आ गया, ये हो जाएगा आपका पानी। मान लीजिए पानी रखे हैं, इसको क्या करेंगे बर्तन से क्या करेंगे किसी से ढक देंगे, और कुछ देर बाद खोलेंगे जिसमें में चिपका रहेगा नहीं चिपका रहेगा, कण इसमें क्या रहते हैं चिपके रहते हैं। यानी बर्तन पानी या लिक्विड कह लीजिए छाया में तब भी उसमें क्या होता है उड़ता रहता है ना, वेपोरेट होता रहता है, वाष्पन क्रिया होती रहती है। तो बर्तन क्या होगा कि जब देखिए ये जो उड़े हुए हैं क्या हैं वाष्प हैं, ये जो वाष्प है ना ये पानी पर, ये लिक्विड है, लिक्विड पानी याद आ जाता है हमेशा, लिक्विड पे कितना प्रेशर लगा रहे हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग वाइपर प्रेशर, वाष्प का दाब, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका वाष्प का दाब हो जाएगा। चलिए अब बताइए अगला चैप्टर द एंड, चलिए अगला चैप्टर बताइए प्रेशर, फिर आ गया हाइड्रोस्टेटिक, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हिंदी बताइए द्रव स्थैतिक दाब, देखिएगा द्रव स्थैतिक दाब। अब समझिएगा द्रव स्थैतिक दाब, अब द्रव देखिए उसमें नाम में ही लिखा है, क्या लिखा है भाई हाइड्रो, हाइड्रो मतलब पानी, स्टैटिक मतलब क्या हो गया स्थिर, पारा हाँ ठहरा हुआ, क्या हो जाएगा भाई हाइड्रोस्टैटिक यानी रुका हुआ है ना स्थिर अवस्था में। अब प्रेशर यानी प्रेशर, यानी इस चैप्टर में ना हम क्या निकालेंगे प्रेशर निकालेंगे किस लिक्विड का जो स्टैटिक रहेगा, हाँ जो क्या रहेगा आपका स्थिर रहेगा, तो जब हाँ खड़ा रहेगा। और समझिएगा सबसे पहले हम समझेंगे क्या प्रेशर, क्या समझेंगे प्रेशर, इसे एक और नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं भाई प्रेशर इंटेंसिटी, यानी दाब तीव्रता। समझ आ रहा आपको पक्का, देखिए तो क्या दिक्कत है, किसी को पता थोड़ी आगे कौन बैठा हुआ, देखिएगा क्या हो जाएगा आपका प्रेशर हो जाएगा या फिर प्रेशर इंटेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं भाई एकांक, देखिए इसे स्मॉल पी से दर्शाते हैं, तो एकांक क्षेत्रफल पे कितना बल लग रहा है उसे क्या कहते हैं हम लोग प्रेशर कहते हैं, ठीक है एकांक क्षेत्रफल पे। जैसे कि एक गुब्बारा ले लीजिए, है ना, क्या लिए समझाए थे ना गुब्बारा, एक किससे आप दबाइए इसको, अपने अंगुली दबाइए, नहीं नाखून को पीछे रखें भाई, लड़कियों का हाथ नहीं लड़कों का। 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, 10 न्यूटन का फोर्स, एक क्या ले लीजिए आप सुई ले लीजिए भाई, एक सुई ले लीजिए, इसे कितने का फोर्स लगा रहे हैं आप 10 न्यूटन का, बताइए किसका प्रेशर अधिक होगा, क्यों, क्योंकि एरिया क्या है कम है, जैसे एरिया कम हो गया प्रेशर क्या हो गया सेम हो गया। फोर्स तो सेम ही है भाई, फोर्स बढ़ाएंगे तो भी प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन यहाँ एरिया का कमाल देख लेते हैं हम लोग, है कि नहीं, इसका एरिया क्या हो जाएगा आपका कम होगा। इसीलिए देखते होंगे जो सर्कस दिखाते हैं सब, तो क्या ले लेंगे साहब एक बहुत ज़्यादा ले लेंगे साहब कील, बहुत ज़्यादा कील रहता है और उसी पर सो जाते हैं सब, एक दो लगा के ये सो है ना भाई, छोटे छोटे मिल के ज़्यादा एरिया हो गया ना, प्रेशर क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। तो ऐसा प्रेशर का कमाल था, ठीक है। और समझिएगा इसीलिए आप सुनते होंगे जो दलदल होता है उसमें आदमी डूबता है तो क्या करना चाहिए, धंसता था सो जाना चाहिए, क्योंकि एरिया क्या हो जाता है आपका बढ़ जाता है, सही बात है।
देखिए प्रेशर हो गया, प्रेशर क्या होता है, एकांक के क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, या दाब तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा क्या होता है भाई, टोटल प्रेशर, क्या हो जाएगा भाई, टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर को देखिए, अभी तो यूनिट एरिया पर देखें, यूनिट एरिया यानी यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा या मीटर 1 मीटर स्क्वायर, जैसे कि अभी यूनिट काम देख रहे थे, है ना। जैसे कि आपके पास कोई भी था, ऐसा मान लेते हैं था, तो कितना देख रहे थे, 1 मीटर स्क्वायर ले लीजिए या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लीजिए, यानी यूनिट चाहिए आपको एरिया। लेकिन जब टोटल एरिया की जब हम बात करेंगे, भाई यूनिट एरिया पर लगने वाले फोर्स को प्रेशर और टोटल एरिया पर लगने वाले फोर्स को टोटल प्रेशर कहेंगे। इसे कैसे दिखाते हैं हम लोग, कैपिटल पी से। तो कुछ नहीं है, कैपिटल पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्मॉल पी इंटू कैपिटल एरिया, है ना। ये यूनिट एरिया, लेकिन यहाँ क्या है आपका, टोटल एरिया है, क्या आ जाएगा आपका, टोटल एरिया है, ठीक है। अब इसका मात्रक देख लेते हैं भाई, इसका मात्रक प्रेशर का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ टोटल एरिया का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। तो प्रेशर, टोटल प्रेशर का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, क्या होता है भाई, न्यूटन। हाँ, ये बल है, क्योंकि मात्रक न्यूटन आ गया तो क्या हो जाएगा आपका, बल, है ना। कितना भार लगा रहा है ना, वही क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर। कुल पे देख लेंगे कितना भार लगा रहा है। जब भी प्रेशर देगा तो समझ जाना प्रेशर इंटेंसिटी की बात दे रहा है, और जब भी टोटल प्रेशर देखना होगा वो लिखेगा कि टोटल प्रेशर, इसका लिखेगा या तो प्रेशर लिखेगा या फिर प्रेशर इंटेंसिटी लिखता है। अगला क्या है, हाँ, द्रव की ऊंचाई तथा द्रव की गहराई तथा दाब में संबंध, है ना, यही ना, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड हाइट ऑफ लिक्विड, ठीक है। अब समझिए, जैसे क्या हो जाएगा आपका, एक बर्तन हो जाएगा, एक क्या हो गया आपका, एक बर्तन हो गया, इसमें क्या भर देंगे हम, पानी, सॉरी यार पानी ही याद आता है, कोई बात नहीं, इसमें क्या भर देंगे हम लोग, लिक्विड भर देंगे, जिसकी ऊंचाई कितनी है, h है, ऊपर से ऊंचाई को लेते हैं, ठीक है। इसका टोटल एरिया, इसका एरिया कितना है, a है। हमको क्या निकालना है भाई, प्रेशर निकालना है, क्योंकि प्रेशर और गहराई में संबंध। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपान में एरिया होता है, फोर्स अपान में क्या हो जाएगा आपका, एरिया। तो बताइए इसका एरिया पता है कि नहीं आपको, आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो देखिए बल, तो बल मतलब इसका भार निकाल लेंगे, देखेंगे इस एरिया पर कितना दबा रहा है, तो लिक्विड का जो भार होगा वही क्या होगा, फोर्स के रूप में इस पर क्या करेगा, काम करेगा। जो लिक्विड का भार होगा उस वो एरिया पर किसका काम करेगा, फोर्स का काम करेगा, वही तो दबाया हुआ है ना। तो इसका हम भार निकाल लेते हैं। तो देखिएगा स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, कैपिटल डब्ल्यू अपान में भी होता है कि नहीं होता है, होता है। वेट डेंसिटी इक्वल टू वेट अपान में वॉल्यूम, एकांक आयतन के भार को कहते हैं हम लोग वेट डेंसिटी। तो हमको वेट यहाँ से मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू इंटू भी। स्मॉल डब्ल्यू अभी आप लोग पढ़े थे, रोजी होता है भाई, स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू रोजी होता है। कैपिटल भी मतलब क्या है, वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम। अब देखिएगा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट, तो एरिया इंटू हाइट, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, एरिया इंटू हाइट। कोई दिक्कत नहीं, रखते हैं उसमें, रख दिए हैं भाई। तो क्या हो जाएगा, रो जी ए एच, रो जी ए एच, ए से ए कटेगा, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो जी एच, है ना। हाँ, क्या स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू अपान में भी, तो कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू भी। स्मॉल डब्ल्यू क्या होता है, वेट डेंस, हाँ भार घनत्व इक्वल टू भार बटे आयतन, तो भार बराबर भार घनत्व गुणे आयतन। भार घनत्व रिलेशन में हम लोग देखे थे, रोजी और आयतन एच लिखा रहते हैं, थोड़ा रख देंगे हम निकल के। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल डब्ल्यू इंटू एच नहीं लिख सकते हैं, स्मॉल डब्ल्यू क्या लिख सकते हैं, एच। तो कह देंगे कि किसी एक लिक्विड के लिए मतलब क्या हुआ भाई, लिक्विड के लिए, जैसे नहर में, नहर हो गया, नदी हो गया, नहर में पानी तो बह रहा है, सिर्फ एक ही पानी बह रहा है, तालाब हो गया उसमें एक ही तरफ पानी है ना। तो किसी एक पानी के लिए क्या कभी रो बदलेगा, क्या कभी जी बदलेगा, नहीं। किसी एक लिक्विड के लिए ये दोनों क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा,
यानी P डायरेक्टली, ये जो प्रेशर होता है डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, H पे। लेकिन जो H है ना वो नीचे से नहीं होता है भाई। H कहाँ से मिलेगा आपको, देखिए यहाँ प्रेशर कुछ और होगा, जबकि ऊपर से H1 ऊपर से H2 है ना, यहाँ प्रेशर कुछ अधिक ऊपर से देते हैं सरफेस से, टॉप से, है ना। यहाँ क्या जाएगा, प्रेशर कुछ अधिक होगा, नीचे जाएंगे तो कुछ प्रेशर क्या होता जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में हम लोग देख लेते हैं कि हाँ ऊपर से, क्योंकि H का मान क्या है, अधिक है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि क्या है कि इस तरह का एक बर्तन है ना, एक इस तरह का क्या हो गया आपका बर्तन हो गया, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कोई इस तरह का क्या हो गया आपका बर्तन हो गया। बहुत तरह का हो सकता है ये बर्तन, अब सीधे सीधे स्क्वायर बर्तन ले सकते हैं, इस तरह का है ना। इसमें क्या भर दीजिए, पूरा लिक्विड, इसमें क्या भर दीजिए, पूरा लिक्विड भर दीजिए। कहाँ तक भरा हुआ है भाई, यहाँ तक, सेम ऊंचाई तक। कहाँ भरा है, सेम ऊंचाई तक भरा है। ठीक है, तो देखेंगे इस बिंदु पे प्रेशर कितना होगा, इस बिंदु पे प्रेशर कितना होगा। तो सेम ऊंचाई का भरा है तो प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि फार्मूले में किस फार्मूले में, रो जी एच, कहीं के देखिए रो जी भाई एक ही लिक्विड है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। यानी एच का मान तो बताइए एच सबके लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। फार्मूले में बर्तन के आकार आकृति से कोई मतलब नहीं होता है। तो यानी एक आपका अलग टॉपिक है। एक अगला टॉपिक क्या है कि बर्तन के आकार का प्रेशर पे प्रभाव, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है यदि लिक्विड का हाइट क्या हो, सेम हो और लिक्विड एक ही हो तो हो जाएगा। चलिए अगला क्या है, अच्छा प्रेशर हेड। तो प्रेशर हेड कुछ नहीं होता भाई। प्रेशर हेड क्या होता है, प्रेशर और रोजी का अनुपात, प्रेशर और रोजी का अनुपात क्या होता है, प्रेशर हेड होता है। ठीक है, क्योंकि हर जगह आपको देखिए रोजी, आपको जब भी प्रेशर निकालना होगा तो हमेशा रोजी से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन रोजी तो सबके लिए क्या होता है आपका, सेम होता है। सिर्फ हमको क्या मापना पड़ेगा, आपको एच मापना पड़ेगा। तो इसी एच को क्या कहते हैं हम लोग, प्रेशर, है ना। तो एच इजकल टू क्या होता है, पी अपान में रोजी, यानी दाब तीव्रता और रोजी के गुणनफल का अनुपात क्या होता है आपका, प्रेशर हेड होता है। या फिर आप कह लीजिए कि दाब, प्रेशर और वेट डेंसिटी होता है, रोजी वेट डेंसिटी का मान, प्रेशर और वेट डेंसिटी का रेशियो क्या होता है आपका, प्रेशर हेड होता है। ठीक है, ये सारी क्यों निकालते हैं? आगे हम लोग अगला प्रेशर मेजरमेंट करेंगे, उसमें यूज करेंगे, है ना, क्योंकि प्रेशर ही तो मेजर करेंगे, अभी तो प्रेशर निकालना हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा हम देखेंगे यहाँ प्रेशर का फार्मूला रो जी एच। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, देख लें क्या, देख लेते हैं भाई। किलोग्राम प्रति मीटर क्यू, एक क्या हो जाएगा, मीटर त्वरण होता है ना, पर सेकेंड स्क्वायर, इसका हो जाएगा आपका मीटर। तो देखिएगा क्या होना चाहिए प्रेशर का, न्यूटन, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, बल का मात्रक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। तो आ गया, ठीक है। हाँ चलिए, प्रेशर रेट हो गया, अब क्या ए नहीं आता है, छोड़िए इसको, इसमें न्यूमेरिकल आते हैं सब। हाँ पास कर लो, ठीक है। देखिए एक क्या ले लीजिए आप, बर्तन ले लीजिए, कैसा भाई, ट्रेंगुलर बर्तन ले लीजिए, इसे क्या कहते हैं, ट्रेंगुलर प्रिज्म कह लीजिए, जो भी कह लीजिए आप लोग, ठीक है। अरे ये तो अच्छा बन गया एक ही बार में, वाह, ठीक है। अब देखिएगा इसे क्या कह लेंगे, अरे आता है बनाना भाई, ए डैश, ए आता हो जाएगा आपका बी बी डैश, ये क्या हो जाएगा आपका सी सी डैश। नहीं भाई एक ही बार में बिना पेन उठाए बना दिए हैं, वो तो देखिए आप, अच्छाई को नहीं देखते हैं। अब देखिए तो क्या है, अब देखिए प्रेशर क्या है, पास्कल लॉ। हाँ पास्कल लॉ का नियम बाद में बताते हैं, क्योंकि डेरिवेशन करते ही आपको नियम समझ आ जाएगा। देखिएगा ये जो है ना, एक क्या लीजिए आप, एक बर्तन लीजिए, उसी में इस तरह का टुकड़ा क्या कर देना, आपको डाल देना, ठीक है। अच्छा है ना, इस टुकड़ा क्या कर दिए, डाल दिए, तो हम देखेंगे कितना किस पे प्रेशर पड़ रहा है ना। हाँ वही वाला, इसको जूम कर दिए है ना, उल्टा बना दिया क्या, कोई बात नहीं। ट्रायंगल क्या आकार का लेंगे? हाँ अब क्यों ऐसा लेंगे भाई, आप ऐसा भी तो ले सकते थे, है ना, लेकिन बताइए इसमें कौन टेढ़ा सबसे ज़्यादा है, ये वाला तो टेढ़ा है ना, उल्टा सीधा है, तो इसीलिए इसको ले लिए हैं अलग अलग।
हाँ भाई सॉलिड है, प्रिज्म है, हाँ सॉलिड है, 3D है, ठीक है। हाँ लिक्विड के बीच में इसको डाल दिया, देखेंगे किस तरफ से कितना प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो माना नीचे से कितना, लिक्विड के अंदर नीचे से प्रेशर लगेगा P1, कितना माहौल शांत है, परेशान किए सब। इधर से P2, इधर से P3, है ना। देखिएगा अब कोई जरूरी नहीं को ऐसा ही करेंगे, इधर हो जाएगा आपका P1, इधर क्या हो जाएगा आपका P2, इधर क्या हो जाएगा आपका P3, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, हमेशा प्रेशर को प्रॉपर्टीज होती है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर काम करता है। प्रेशर से क्या मिलता है, नॉर्मल स्ट्रेस उत्पन्न होता है, प्रेशर से शियर स्ट्रेस नहीं मिलता, हमेशा सरफेस के कैसा लगता है, लंबवत लगता है। देखिए सरफेस से कैसे लगा दिए हम, लंबवत लगा दिए, टेढ़ा नहीं लगता है, ठीक है। प्रेशर हो गया या फिर फोर्स वगैरह पे, अगर टेढ़ा लगेगा तो वो सीधा कर लेते हैं। अब देखिएगा इसकी मोटाई कितनी, इसकी मोटाई कितनी है, T, मोटाई कितनी है, T, मोटाई मतलब इसकी चौड़ाई, समझ रहे हैं, ऐसा चौड़ा रहेगा कि नहीं चौड़ा, तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, T हो जाएगी, हो जाएगा। यहाँ से मान लेते हैं कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है, कितना बना रहा है, थीटा। अब समझिएगा, अब देखेंगे कि अब देखेंगे इस पर कितना फोर्स लगा, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, अब समझिएगा सिग्मा H इजकल टू क्या मान लेंगे हम, 0, यानी सभी हॉरिजॉन्टल घटक क्या हो गए आपके, 0 हो गए, सभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गए, 0, संतुलन की अवस्था में। चूँकि कहने का मतलब ये है, समझिए ये लिक्विड से भरा हुआ है और यहाँ का क्या एक प्रिज्म में रखे हुए हैं, तो संतुलन अवस्था में है, संतुलन अवस्था में, तो इसके सभी कंपोनेंट क्या होने चाहिए, संतुलन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब ये संतुलन में तो इसके सभी कंपोनेंट संतुलन में। आप लोग पढ़े होंगे सोम में, जब बीम संतुलन में तो बीम के सभी पार्ट संतुलन में रहते हैं, है ना। जब आप संतुलन में तो आपका सब बॉडी संतुलन में है ना, नहीं तो इस पर ज़्यादा भार लग दिएगा, संतुलन में नहीं रहेगा। तो जब ये संतुलन में है तो सभी कंपोनेंट संतुलन में होंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिग्मा H इजकल टू क्या करना पड़ेगा, 0, सिग्मा यानी सभी हॉरिजॉन्टल घटकों का बीजगणितीय योग 0। हाँ हमेशा है, सभी हॉरिजॉन्टल घटकों का बीजगणितीय योग 0 मिलेगा। अब बताइएगा, अब इसको ना हमेशा ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल घटकों में डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये थीटा, तो क्या हो जाएगा ये P3 cos थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका P3 sin थीटा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कभी भी प्रेशर और स्ट्रेस को नहीं जोड़ा घटाया जाता है, हमेशा किसको जोड़ा घटाया जाता है, फोर्स को, है ना। इसलिए सोम में हमेशा फोर्स में चेंज करना पड़ता है। पता नहीं आप लोग के सिलेबस में है कि निकाल दिया है, हम लोग टाइम में था तो उसको शायद निकाला था, ठीक है, देखेंगे हम लोग। वही कैसे पता चला कि वो वही थीटा बन रहा है? क्या, अब ये ज्योमेट्री वाला नियम से पता चलेगा है ना, वही बनता है। अब बनता है ऐसा कुछ नहीं है, वो बनाएंगे तो भी बन जाएगा, लेकिन ज्योमेट्री वाला दिमाग लगाते रहेगा। फिर यहाँ से 90 माइनस थीटा, फिर यहाँ 90 ताम झाम करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिएगा सभी हॉरिजॉन्टल घटक क्या मान लिए, 0, क्योंकि जब प्रिज्म संतुलन में तो प्रिज्म के सभी पार्ट संतुलन में, तो देखते हैं हॉरिजॉन्टल घटक क्या मिल जाएगा आपका, P3 sin थीटा। लेकिन ये तो प्रेशर है ना, हमको फोर्स निकालने के लिए उसमें एरिया से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। देखिएगा एरिया से गुणा कर रहे हैं, AB गुणे T, AB लिख लीजिए, A डैश B डैश लिख लीजिए, 2 यूनिट चाहिए, हो गया। इधर देखिए भाई, A हॉरिजॉन्टल है, इसको ऐसा लिख सकते हैं ताम झाम माइनस उसको, क्योंकि A समझिए A इधर से इधर है, इसका डायरेक्शन उधर है, फिर इसका डायरेक्शन क्या है, इधर है, तो माइनस P2 वाला कंपोनेंट इजकल टू 0 करते हैं, तो डायरेक्ट इसको हटा करके इसको उधर कर दे रहे हैं, बराबर लिख रहे हैं डायरेक्ट। समझ रहे हैं, नहीं समझे, चलिए देखिए ऐसा लिखते हैं हम लोग, चलिए लिख ही दे रहे हैं। इसका डायरेक्शन किस साइड में है, इसका डायरेक्शन किस साइड में है, उस साइड में, और उसका डायरेक्शन इस साइड में। तो किसी को एक प्लस मानेंगे एक माइनस मानेंगे, तो उधर इधर को प्लस तो उधर को माइनस मानेंगे। देखिए P2 गुणे BC गुणे T इजकल टू 0, क्योंकि सभी हॉरिजॉन्टल घटक क्या हो गए, 0, है ना। तो हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं P3 sin थीटा गुणे AB गुणे T इजकल टू P2 गुणे BC इंटू T, डायरेक्ट बराबर करके लिखते हैं, ये हम कर रहे थे, हो गया। अब देखिएगा, देखिए P3 sin थीटा गुणे, देखिए T से T खत्म करते हैं, चलिए एक ही बार खत्म करेंगे, T ये हो जाएगा आपका P2 BC, AB को नीचे ला दीजिए गुणे T। यदि इसमें हम देखें साइन थीटा इजकल टू क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है, तो
कर्ण क्या लंब क्या है आपका ये वाला है BC अपान में कर्ण क्या हो जाएगा आपका AB है ना। देखिए कुछ फंस रहा है क्या भाई, ठीक है। तो P3 जब मैथ वाला थोड़ा पोर्शन आता है देख रहे हैं ना, तो ये जाएगा आपका P2, ये जाएगा आपका साइन थीटा गुणे T से T कटेगा साइन थीटा देखिए P3 और P2, यानी जितना फोर्स इधर से लग रहा है उतना ही फोर्स इधर से लगा, तभी तो वो स्थिर में है। हॉरिजॉन्टल कंफर्म हो गया। वो प्रिज्म को डाल देंगे तो सभी दिशाओं से क्या लगता है, समान फोर्स लगता है। भाई पास्कल लॉ का ओरिजिनल डिफिनेशन बोलेंगे। अब देखिए वर्टिकल भी देख लें, वर्टिकल देख लें, ठीक है। तो सिग्मा V इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखिएगा P3 cos थीटा गुणे AB हो जाएगा क्षेत्रफल से गुणे T इक्वल टू नीचे देख लीजिए भाई P1 गुणे AC गुणे T से T खत्म करिए, देखिएगा P3 cos थीटा बराबर P1 गुणे AC अपान में AB। cos थीटा है तो इधर cos थीटा होगा, cos थीटा क्या हो जाएगा, तो ये आधार होगा नहीं होगा, AC अपान में कर्ण क्या हो जाएगा आपका AB। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग cos थीटा, है कि नहीं। तो P3 कितना आसानी से हो जा रहा है, तो P1 गुणे cos थीटा खत्म करिए इसको, यानी P3 इक्वल टू P1। यानी दोनों समीकरण को देखें, समीकरण 1 और समीकरण 2 को, क्या हो जाएगा P1 P2 और P3 क्या होता है आपका सेम होता है। देख रहे हैं तिरछा लगा हुआ है तभी क्या है फोर्स, मतलब क्या है समान है। यानी पास्कल क्या होता है, किसी स्थिर द्रव में सभी दिशाओं में क्या लगता है, सेम फोर्स लगता है, सेम दाब लगता है। प्रेशर क्या लगेगा आपका, ये लगेगा ना, समान दाब डालता है। लिक्विड सभी दिशाओं में क्या डालता है भाई, समान, ये पास्कल है। जो डेल्टा एच लिख रहे हो आप बराबर 0 आप क्या लिखेंगे, कहाँ, हाँ लिखेंगे नोट्स में लिखे सभी हॉरिजॉन्टल घटकों का बीज करती योग 0। हम जानते हैं कि सभी हॉरिजॉन्टल घटकों का बीज योग 0, क्योंकि वो स्थिर है। ऐसा नहीं है कि लिक्विड में किसी को डाल दीजिए तो जहाँ जाएगा स्थिर हो जाएगा। अब भारी रहेगा तो सरफेस पे जाएगा ही जाएगा, है ना। यदि लगभग पानी के आसपास उसका घनत्व है तो जाके स्थिर हो जाएगा, यदि वो लिक्विड स्थिर है तो। अब बताइए इसमें और टॉपिक, टोटल प्रेशर। अच्छा, अरे यार ये तो लेंदी जाएगा। हाँ ऐसा समझिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, यानी द्रवस्थैतिक दाब के मौलिक सिद्धांत। अभी सिद्धांत कुछ बताए थे हम, क्या होता है पहला बताइए कि क्या होता है कि जो प्रेशर होता है ना, जो प्रेशर होता है हमेशा क्या होता है, सरफेस के लंबवत होता है। सरफेस कैसा होता है, लंबवत, है कि नहीं। और जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, एच पे डिपेंड करता है, लेकिन एच जो होता है टॉप सरफेस होता है ना। ऐसा प्रेशर जो प्रेशर होता है वो बर्तन की आकृति और शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। और क्या है बताइए, जो प्रेशर होता है इसको रो जी एच क्या होता है, क्या गुणनफल का योग होता है। मेन यही दोनों है, ठीक है, बना के दो। हाँ कि शेप, बर्तन के शेप और साइज का प्रेशर पे इफेक्ट नहीं पड़ता। अब देखिए टोटल प्रेशर हमको निकालना है, डिटरमाइन टोटल प्रेशर। क्या हुआ, क्या बोले, बर्तन का प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। अच्छा कोई बात नहीं। अरे सोरी दुनिया 8 हम कह देंगे तो आपको पता 8 दूनी 16 ही होता है। अब देखिएगा क्या हो जाएगा आपका, डिटरमाइन ऑफ टोटल प्रेशर। इसमें देखिएगा अवकलन समाकलन का काम आएगा, ठीक है। तो प्रेशर क्या निकालेंगे कि प्रेशर टोटल कुल दाब निकालेंगे। देखिए भाई कुल दाब निकालेंगे तो कितने कंडीशन हम मानेंगे, 3। सबसे पहले मानेंगे कि देखिए डिटरमाइन ऑफ टोटल प्रेशर किस पे हम निकालेंगे, प्लेन पर। हेलो, किस पे निकालेंगे, एक समतल पे। समतल पता है आपको, फाइटर में पढ़ के आए हैं। समतल किसे कहते हैं बताइए, के ग्रुप वाले, समतल किसे कहते हैं, प्लेन किसे कहते हैं।
हैं वो समझ रहे हैं, शादी वाला, शादी का वाइफ जाएगी तो प्लेन साड़ी दिखाइए, चिकना है जिसमें में। हाँ भाई किसे कहते होते ये, जिसकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा उसकी मोटाई क्या हो, कम हो। जैसे बोर्ड बहुत लंबा है, बहुत चौड़ा है, इसकी मोटाई क्या है, कम है ना, तो क्या कहेंगे, ये प्लेन है। जैसे कटरैन, सर जो प्लेन भी साड़ी भी हो जाएगा ना? ओ प्लेन नहीं होता है भाई, वो तो सादा, ओ प्लेन मतलब सादा, इसका मतलब समतल। वही तो मैं बोले, ये क्या हो जाएगा आपका, एक करकट जो कटरैन है ये क्या है, समतल है, प्लेन है। मतलब वही सब है। इनका लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा इसकी मोटाई क्या है, कम है ना। एक होता है सॉलिड जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई 3 डायमेंशन होता है, क्या कहेंगे, सॉलिड कहते हैं। ठीक है, तो प्लेन किसी समतल सतह पर क्या निकालेंगे हम लोग, टोटल सरफेस। तो मान लेंगे भाई, क्या मान लेंगे, हाँ पहले क्या मान लेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल। ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये बहुत पतला है, क्या है, बहुत ही पतला है, लेकिन दिखने के लिए थोड़ा सा मोटा है। कागज से समझ लीजिए, इसका जो एरिया है ना भाई, देखिए ऐसा बना दे रहे हैं, नहीं इसका क्या है, एरिया क्या है, ए है। इसका ना ये क्या हो जाएगा आपका, लिक्विड की ऊंचाई क्या हो जाएगी आपको, स्मॉल h। इसका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगा, गुरुत्व केंद्र मिलेगा, उससे भी इसकी ऊंचाई क्या मिलेगी आपको, स्मॉल h मिलेगा, है ना। तो एक हम छोटे से यहाँ एरिया ले रहे हैं, क्या ले लिए, छोटे से एक एरिया ले लेंगे, ठीक है। हाँ एच ही लेके बताएं कि एक्स लिए कि एच लिए जी, एक्स बार ले हैं, ठीक है, एक्स बार समझिएगा। एक हम छोटा सा एरिया ले रहे हैं, ठीक है, हाँ बता रहे हैं, हाँ जी। अरे वो चीज़ें सही अभी बता दे रहे हैं, अभी बता। अब देखिए ए 3D समझ आ रहा है, ओए 3D। तो मान लीजिए इसका 2D कैसे दिखेगा, सामने देखेंगे कैसे दिखेगा, ऐसे पतला दिखेगा, है ना। तो दिखेगा कोई एक सरफेस का यहाँ क्या है, कोई एक एरिया है जिसका क्षेत्रफल क्या है, स्मॉल एम ले रहे हैं। यहाँ का इससे ऊंचाई क्या है, स्मॉल h, और इसके गुरुत्व केंद्र का ऊंचाई क्या मिलेगा आपको, x बार। क्या मिल जाएगा आपका, x बार मिल जाएगा। तो प्रेशर क्या मिलेगा बताइए, तो प्रेशर क्या मिलेगा, रो जी एच। इस बिंदु ए पर प्रेशर क्या मिलेगा, रो जी एच मिलेगा, ठीक है। लेकिन समझिएगा ये तो क्या है, किसकी बात हो रही है, ये तो छोटे एरिया की बात हो रही है, लेकिन बड़े के लिए एरिया क्या हो जाएगा, डीपी। छोटे एरिया के लिए डीपी, तो पूरे क्षेत्रफल के लिए क्या कर देंगे, कुछ गड़बड़ लग रहा है जी। पूरे क्षेत्रफल के लिए क्या कर देंगे हम लोग, समाकलन कर देंगे क्या हो जाएगा, रो जी एच, है ना। ये छोटे एरिया के लिए था, देखिए छोटा सा एरिया लिए हैं, उस पर क्या था, प्रेशर रो जी एच। तो बड़े एरिया के लिए क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। एरिया लेंगे ना वहाँ पे, कहाँ, एरिया लेंगे तो एरिया उसका, रुक जा एरिया कटिए हो जाएगा डायरेक्ट। ओहो, टोटल प्रेशर निकाल रहे भाई। देखिए टोटल प्रेशर क्या होता है, P इक्वल टू कैपिटल P अपन में A यहाँ से ले लेंगे, एक कर दें, तो P इक्वल टू क्या होता है, P इंटू A। हाँ, तो टोटल प्रेशर निकालेंगे छोटे एरिया पे, हम कह रहे हैं कुछ फंस रहा है, छोटे एरिया पे टोटल प्रेशर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, DP, कैपिटल P है, DP हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्मॉल p हो ना। स्मॉल p क्या कहते हैं, रो जी एच, स्मॉल p कहते हैं क्योंकि प्रेशर इंटेंसिटी है, और इसका एरिया क्या है, d है। छोटा सा एरिया क्या है आपका, d हो जाएगा। अब सही है, ये तो छोटे से एरिया के लिए था, तो पूरे एरिया के लिए क्या हो जाएगा, पूरे क्षेत्रफल के लिए क्या कर देंगे, समाकलन किसका भाई, dp का, और रो जी एच इंटू डी है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल P पूरे क्षेत्रफल के लिए। क्या पानी में कभी रो जी चेंज होगा तो क्या होगा, H होगा और D है, क्योंकि H बदलेगा और क्या बदलेगा आपका, एरिया भाई बदलेगा, है ना। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा रो जी, देखिएगा एरिया तो टोटल एरिया हो जाएगा। तो x बार को कहाँ से ले लेते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, समझिएगा अभी आगे समझ आएगा, है ना। समझिएगा यहाँ जो हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है, देखिएगा ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो किसी एक एरिया ले लीजिए या पूरा एरिया ले लीजिए, इसका गुरुत्व केंद्र लीजिए, उसका फ्री सरफेस द्रव के स्वतंत्र तल से ऊंचाई क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा, है ना। तो देखिएगा यहाँ डी ए था,
तो यहाँ से ऊंचाई कितना था, h था। पर x नहीं लीजिए, h बार लीजिए। नहीं, कुछ भी ले सकते हैं, x बार लिख सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा सर, x बार हाँ? लेंगे तो डेरिवेटिव। अरे तो भाई यहाँ x बार h के बराबर होता है। दोनों हॉरिजॉन्टल वाले में क्या होता है, इक्वल होता है। हो सकता है आपको h बार लिखवा दिए हो सकता है, वो अलग चीज़ होती है, वो तो अपने अनुसार कर सकते हैं। हाँ, अब समझिएगा क्या है कि जब छोटा सा एरिया था तो वहाँ से उसकी ऊंचाई, देखिएगा जब छोटा सा एरिया था तो वहाँ से उसकी ऊंचाई, लेकिन जब पूरा एरिया ले लेंगे तो गुरुत्व केंद्र से उसकी ऊंचाई, समझ रहे हैं। जब छोटा सा एरिया था तो उस एरिया से उसकी ऊंचाई, लेकिन जब पूरा एरिया लेंगे तो गुरुत्व केंद्र से। देखिए अगले में समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। देखिएगा हाँ, जब समाकलन देखिए, एक कौन सा सरफेस हम मान ले रहे हैं भाई, ये मान ले रहे हैं वर्टिकल सरफेस। जब यानी ये कैसा है, एकदम ऐसा है, कैसा है, ऐसा है। इस पर एक पतली पट्टी ले लें हम, पतली पट्टी ले लिए, इसकी ऊंचाई ऊपर से कितना है, स्मॉल h है। इसमें पूरा प्रेशर लगेगा नहीं लगेगा, स्मॉल h है, ठीक है। अब देखिएगा इस पतली पट्टी का क्षेत्रफल क्या मिलेगा, d है। क्या मिल गया आपका, d है मिल गया। तो इस पतली पट्टी का टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, रो जी h इंटू डी है। क्या हो जाएगा, रो जी h इंटू डी है। इस पतली पट्टी पर कितना प्रेशर लग रहा है, लेकिन पूरे के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, dp। पूरे के लिए क्या करना पड़ेगा, dp करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा आपका, रो जी h इंटू डी है। तो ऐसे छोटे पट्टी के लिए था, समाकलन कर दिए तो किसके लिए हो गया, पूरे के लिए। क्या कभी रो जी चेंज होगा, नहीं। क्या होगा भाई, h होगा और d है। बताइएगा d ऊपर नीचे जाएगा, चेंज होगा एरिया, जितना ऊपर जाएंगे एरिया क्या होता जाएगा, चेंज। h भी तो चेंज होता जाएगा, क्या होता जाएगा आपका, h भी हो जाएगा, h भी चेंज होता जाएगा। तो देखिएगा जब छोटा सा एरिया था तो वहाँ से द्रव के स्वतंत्र तल की ऊंचाई, लेकिन जैसे जब समाकलन किए हैं तो रो जी, जैसे समाकलन किए क्या हो गया आपका, कैपिटल A। जैसे पूरे क्षेत्रफल को हो जाएगा तो वहाँ से पूरे क्षेत्रफल के गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्र तल की ऊंचाई, जैसे पूरा लिए उसके गुरुत्व केंद्र से उसकी ऊंचाई हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो क्या लिख देंगे हम लोग, x बार। एक क्या हो जाएगा आपका, रो जी a x बार। समझ रहे हैं, समझे। चलिए अब एक आता है किसके लिए भाई, तिरछा के लिए, इंक्लाइंड के लिए। ये तो टेढ़ा है यार। अब देखिए, अब जो सरफेस है कैसा है भाई, ऐसा है। दो के लिए हो गया। हाँ, दोनों का फार्मूला सेम मिलेगा सबके लिए, ठीक है। अब कैसा है सरफेस, क्या है, इंक्लाइंड है। देखिएगा ये हो जाएगा आपका सरफेस, क्या हो जाएगा आपका, इंक्लाइंड होगा, हो जाएगा। काश थीटा साइन थीटा वगैरह देखते रहिएगा। अब देखिएगा इधर से क्या हो जाएगा भाई, ये कितने एंगल पर झुका हुआ है, थीटा। ओए ये कितने एंगल पर झुका हुआ है, थीटा। मत बात करिए, अब आ जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। इस पर कोई सरफेस है ना, इस कोई एरिया है जिसका, है ना, एक क्या हो जाएगा, डी ए। एक पतली पट्टी है जिसका एरिया कितना है, डी है। तो उसकी स्वतंत्रता से ऊंचाई क्या मिलेगा आपको, h मिलेगा। क्या मिलेगा, h। समझ रहे हैं ना, इसको मिटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ से दूरी मान ले रहे हैं हम, क्या है, y। क्या है इसकी, y, ठीक है। अब समझिएगा, तो पतली पट्टी का टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर रो जी h है, h इंटू क्या हो जाएगा आपका, d है, ठीक है। अब देखिएगा h इजकल टू, देखिए यहाँ से यदि हम काश थीटा लगा दें, काश थीटा साइन थीटा होता है, एक क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा ना, साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, लंब अपान में कर्ण हो जाएगा। तो लंब क्या हो जाएगा, h अपान में y। तो h इजकल टू क्या हो जाएगा, y साइन थीटा। लिख दें तो dp इजकल टू क्या हो जाएगा, पतली पट्टी के लिए है रो जी h डी ए, और क्या हो जाएगा, y साइन थीटा, y साइन थीटा। क्योंकि ए वाला दूरी आप नहीं निकाल पाएंगे डायरेक्टली, ठीक है, यही वाला दूरी आपको पता रहेगा सारी चीज़ें, इसलिए y निकाल। अब समझिएगा, अब क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे हम लोग, समाकलन। यही करते, क्या समाकलन हो जाएगा, क्या पूरे के लिए समाकलन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, एक कैपिटल P इधर निकालिए। क्या रो जी कभी चेंज होगा, क्या कभी साइन थीटा चेंज होगा, नहीं, यहाँ थीटा सेम रहेगा। दिमाग मैं थोड़ा नहीं लगाना है, जब इंक्लाइंड है उसको ऐसा ऐसा थोड़ी करना है, समझ रहे हैं ना। हाँ, एक क्या हो जाएगा भाई,
वही रह जाएगा। अरे बचेगा आपका डी ए इंटू वाई और कुछ नहीं। देखिए जैसे एरिया बढ़ेगा वाई चेंज होगा कि नहीं होगा, वाई चेंज होगा, है ना। तो देखेंगे पी इक्वल टू रो जी साइन थीटा इंटू कैपिटल ए, और जैसे कैपिटल ए लेंगे इसका क्या मिलेगा, एक आपको गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र से उसकी ऊंचाई क्या मिलेगी एक्स बार, और यहाँ से उसकी ऊंचाई क्या मिलेगी वाई बार। हो सकता है कुछ और लिखवाएंगे वाई को, ठीक है कोई बात। हाँ अब देखिए वाई बार की जगह देखिए वाई की जगह क्या लिखेंगे, वाई बार लिख देंगे, क्या लिख देंगे वाई बार। अब देखिएगा तो पी इक्वल टू क्या मिलेगा, रो जी ए, देखिएगा रो जी ए वाई बार साइन थीटा, क्या मिल जाएगा वाई बार साइन थीटा। अब ये जब बड़े वाले में दिखा लेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा बड़े वाले एक्स बार वाले में निकालिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा एक्स बार अपन में वाई बार, होगा कि नहीं होगा। तो एक्स बार इक्वल टू वाई बार साइन थीटा, तो वाई बार साइन थीटा की जगह क्या लिख देंगे, रो जी ए एक्स बार। तो तीनों के लिए फार्मूले क्या मिल रहे हैं सेम, लेकिन कंडीशन के हिसाब से उसमें एक्स बार का मान होता रहता है चेंज, एरिया का वही मान चेंज होगा, रो जी का मान क्या रहता है सेम रहता है। समझ में आ रहा है, छोटा सा एरिया तो उस एरिया से उसकी ऊंचाई, लेकिन जब पूरा एरिया ले लेंगे तो गुरुत्व केंद्र से उसकी ऊंचाई। सही है, चलिए अगला टॉपिक बताइए। सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है। 12 बज गया क्या भाई, 12 बज गया, 2 ही घंटे में, 1.5 घंटा 1.5 घंटा। 10:45 कितना हो रहा है, 12-13 हो गया। हाँ देखिएगा क्या निकलना भाई, सेंटर ऑफ, देखिए सेंटर ऑफ प्रेशर का डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं है, यदि हम इसको छोड़ भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखिएगा सेंटर ऑफ प्रेशर किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या कहते हैं, ओए समझिए भाई, सेंटर ऑफ प्रेशर किसे कहते हैं। देखिएगा ये हो जाएगा आपका द्रव का स्वतंत्र तल, ओए ये क्या हो जाएगा आपका कोई सरफेस हो जाएगा। बताइए नीचे प्रेशर बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा, क्योंकि ऊपर से इसकी ऊंचाई क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इसलिए नीचे देखेंगे पानी किनारे नीचे क्या बनता है, चौड़ा होता जाता है, क्योंकि नीचे प्रेशर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो इस प्रेशर का कहीं ना कहीं रिजल्टेंट होगा, परिणामी होगा, तो वह बिंदु जहाँ द्रव का परिणामी क्या रिजल्टेंट काम करता है, परिणामी दाब काम करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ प्रेशर, है ना। दाब का जो परिणामी बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर, जिस सेंटर पे सेंटर का रिजल्टेंट काम करता है ना। हमेशा सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या होगा, नीचे होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे क्या होता है, सेंटर ऑफ प्रेशर होता है। तो सेंटर ऑफ का प्रेशर का डेरिवेशन पहले था, अब बस इतना ही आएगा, लिख देंगे कि दाब का परिणामी जहाँ काम करता है उसे क्या कहते हैं, दाब केंद्र, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्टिकल सतह पर दाब गहराई के अनुसार दाब का मान क्या होता जाता है, बदलता जाता है, ठीक है। डायरेक्ट इसका फार्मूला इसको स्मॉल स्टार एच डैश से दिखाते हैं, क्या होता है भाई, आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपान में ए एक्स बार प्लस एक्स बार, ठीक है। अब देखिए आई जी क्या होता है, क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। देख लेते हैं भाई, आप लोग 100 में पढ़े होंगे इसको, हम जब आइडियोलॉजी पढ़ा रहे थे तो बताए थे, पढ़े होंगे आप लोग। ये हो जाएगा बी डी हो जाएगा, सेंटर हो गया ना, तो इसे कहेंगे आई जी क्या कहेंगे, बी डी क्यू अपान में 12, जिसको काटता है उसका क्यू, जैसे इसको कहेंगे वाई है ना, तो क्या कहेंगे आई वाई क्या हो जाएगा, डी वी क्यू, क्योंकि बी को काटा अपान में 12। एक सर्कल है तो सर्कल का आई जी क्या हो जाएगा, अपान में 64 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ट्रेंगल हो जाएगा, ट्रेंगल का आई जी क्या होगा बताइए, चलिए वो बताएंगे बताइए। सेंटर का क्या हो जाएगा बताइए, अरे आपको नहीं पता, डायमेंशन बी रहेगा और ये डी ले लीजिए, एच ले लीजिए, बताइए क्या होगा, होगा 12, कितना होगा, क्या होता है, 12 होता है, नीचे बीच से होता है और नीचे से क्या होता है बताइए,
सेंटर पे 36 होता है। जानते हैं क्या लोग समझते हैं कि इसको 12 ए सेंटर पे 12 तो ए जो ए बी हो जाएगा नीचे वाले बेस पे ना आई जी बी सी बेस पे इसका बी डी क्यूब अपन में क्या होता है आपका 12 होता है नीचे बेस वाले पर। तो इसका सेंटर पर क्या होता है बी डी क्यूब अपन में 36 होता है, ठीक है। और ऊपर तो बी डी क्यूब बी डी स्क्वायर अपन 4 होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो 2 ही का यूज़ करता है। तो आपका यही आएगा या तो रेक्टेंगल स्क्वायर आएगा या तो सर्कल आएगा, न्यूमेरिकल लिख देना एग्जामिनर खुश हो जाएगा, या फिर ट्रायंगल आएगा। अब देखिए 3 कंडीशन को हम देख लेते हैं। एक कंडीशन तब के लिए है जब सरफेस क्या है, प्लेन क्या है, फ्री सरफेस से कितने एंगल बना रहा है भाई, देखिएगा। एक कंडीशन हो गया, इसको मिटाते हैं। दूसरा कंडीशन ऐसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तीसरा कंडीशन प्लेन क्या हो जाएगा, एकदम हॉरिजेंटल हो जाएगा। यहाँ से कितना अंश बनाया, थीटा। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगा, वहाँ से इसके बीच की दूरी क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस x बार, है कि नहीं। इसका एरिया कितना है, a। तो देखिए इसका IG क्या होता, सॉरी सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, IG इसका निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, देख लिया जाएगा, या फिर सर्कल होगा, ट्रायंगल होगा, जो भी होगा। IG इंटू साइन स्क्वायर में थीटा अपान में AX बार प्लस x बार। सारी चीज़ आपको पता है महाराज, पता है ना। उनको समझ नहीं आ रहा, इधर उधर देख रही हैं। अब देखिएगा यहाँ थीटा का मान देखिए, याद करने का तरीका, थीटा का मान कितना हो गया 90 और साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो इसके लिए IG क्या, सॉरी यार, ए क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा IG अपान में AX बार प्लस x बार, है कि नहीं, क्योंकि साइन थीटा का मान क्या होता है आपका 1 होता है, हो जाएगा। सारी चीज़ें पता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगी x बार, ये हो जाएगा g। टोटल एरिया क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा। इसके लिए क्या होता है भाई, इसके लिए क्या होता है, कुछ होता है क्या, साइन 180 का मान कितना होता है 0 होता है भाई। साइन 180 का मान 0 होता होगा, 0 हमको पता है। हाँ, तो h डैश का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो चेंज ही नहीं हो रहा है ना ऊंचाई में, हॉरिजॉन्टल चेंज थोड़ी हो रहा है। तो इसका मान साइन स्क्वायर 180 का मान 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा। तो h स्टार इजकल टू x बार। ये सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूरी के बराबर होता है। हम अभी पीछे बोले थे हमेशा सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे होता है, किसको छोड़ के, इसको छोड़ के, क्योंकि इसमें तो वेरिएशन ही नहीं है वर्टिकली, है ना। इसमें देखिए कैसे नीचे होगा मेरे भाई, x बार में कुछ जोड़ रहे हैं आप, x बार में कुछ तो आएगा कि नहीं आएगा। तो h डैश उससे थोड़ा नीचे होगा, कुछ तो आएगा। इसमें देख लिए x बार में कुछ ना कुछ जोड़ रहे हैं, तो x बार से थोड़ा सा नीचे आएगा, तो यहीं क्या मिल जाएगा आपका सेंटर ऑफ प्रेशर। इसमें भी यहीं मिल जाएगा सेंटर ऑफ प्रेशर, और उसमें तो चेंज ही नहीं है, वेरिएशन। ये चैप्टर भी खत्म हो गया। फायदा हो रहा है कि नहीं आप लोग को बताइए। हाँ जी पढ़ाएंगे। अठारिया वाले कितना समझिएगा। अगला क्या है, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। अभी हम प्रेशर को मापना देखें हैं भाई, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। टाइम लग रहा है यार, लग रहा था ख़त्म हो जाएगा। हम सोच 2 घंटे मार देंगे, एग्ज़ाम तक पूरा ख़त्म कर देंगे। अगर आप लोग फीडबैक कैसा दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है ना। फ़ोन पूछेंगे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं बाद में, सामने वाले से पूछिए, वो तो उन लोगों का फ़ायदा ही होता है। चलिए देखते हैं। अच्छा अब क्या करना है, अब प्रेशर को अब क्या करेंगे, मापेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रेशर होते कितने प्रकार के हैं भाई। क्या होता है भाई, सबसे पहले हम देखेंगे प्रेशर होते कितने प्रकार के हैं। तो प्रेशर कितने प्रकार से होते हैं, अरे बोलिए, दिखा रहे हैं तभी नहीं बोले। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला क्या होता है, हाँ गेज प्रेशर, वो नहीं वो छोड़िए। उसके बाद हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट, है ना, उल्टा सीधा बोल देते हैं। चलिए क्या लिखेंगे भाई, पॉजिटिव गेज प्रेशर, है ना। देखिए 2 ही प्रकार का होता है, लेकिन समझने के लिए हम अच्छे समझेंगे कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। दूसरा क्या लिखेंगे हम लोग, निगेटिव गेज प्रेशर। और तीसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग, एब्सोल्यूट।
अब एग्जाम में दो ही प्रकार का दिया होगा, एग्जाम में दिया होगा प्रेशर दो प्रकार का, एक दिया होगा गेज प्रेशर, एग्जाम में कर रहे हैं बुक में, और दूसरा दिया होगा आपका अब्सोल्यूट प्रेशर। गेज प्रेशर दो होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, क्या होता है निगेटिव, लेकिन हम समझने के लिए ऐसा लिख देंगे। देखिएगा, तो सबसे पहले समझेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, है ना। क्या समझेंगे भाई, वायुमंडलीय दाब। तो क्या होता है कि वायुमंडल में उपस्थित गैसें, है ना, जमीन के अर्थ के यूनिट एरिया पर जितना प्रेशर लगाते हैं उसे कहते हैं वायुमंडलीय दाब, है कि नहीं। वायुमंडलीय दाब, जैसे पहाड़ों पर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम होगा कि अधिक होगा, बताइए। ओए, पहाड़ों पर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब अधिक होगा कम होगा, बताइए कैसे कम होगा। क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो ऊंचाई घट रही है ना मेरे भाई, ऊपर जाएंगे। देखिए यहाँ मान लेते हैं यहीं से शुरुआत हो रही है, यहाँ से वायुमंडल शुरुआत हो रहा है, तो आप यहाँ पर हैं, आप यहाँ पे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हैं तो वायुमंडल मान लेते हैं यहाँ शुरुआत हो रहा है ऊपर से, तो अब ऊपर जाएंगे तो प्रेशर बताइए क्या होगा आपका। ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या आ जाएगा, ऊपर जाएंगे तो ऊंचाई घटा ना भाई, हाँ सही बात है, ऊंचाई क्या हो गया आपका, घट गया, तब प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इसलिए जब ऊंचाई पर जाते हैं तो कान, आँख, नाक से क्या आता है, ब्लड, क्योंकि सारा बैलेंस बना हुआ है, अंदर से आपके शरीर से प्रेशर निकल रहा है, और मंडल उसको क्या किया हुआ है, दबाया हुआ है। इसलिए आपके इंक से स्याही बाहर आ जाती है, इसीलिए पेंसिल लेके जाते हैं, है ना, क्योंकि सारा कुछ प्रेशर के हिसाब से बनाया जाता है कि भाई बाहर ना निकल जाए इतना प्रेशर, ठीक है। तो वायुमंडल जैसे 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 जब ऊंचाई पर जाएंगे प्रेशर का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे गहराई में जाएंगे प्रेशर का मान घटता जाएगा, जैसे जब ऊंचाई पर जाएंगे वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, है ना। जैसे नीचे जाएंगे क्या होता जाएगा, वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाएगा। लेकिन वायुमंडलीय दाब की बात कर रहे हैं, गड्ढे में बात कर रहे हैं, पानी की नहीं बात कर रहे हैं। इसलिए देखोगे पानी में जैसे पानी के नीचे जाएंगे ना प्रेशर बढ़ता जाएगा, आपका शरीर फट जाएगा, बिना सूट वगैरह पहने पानी में जाएंगे। ऑक्सीजन के लेके जाते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर तो अलग बात है, वो तो सांस लेने के लिए लेके जाते हैं, लेकिन सारा सूट पहन के जाना पड़ता है, नहीं तो जो मरियाना ट्रेंच है उसके पास जाएंगे तो प्रेशर से आपका शरीर फट जाएगा, है ना, क्योंकि प्रेशर लगेगा ना, जितना पानी के नीचे जाएंगे हालत ख़राब हो जाएगा। हाँ, तो पानी के नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता जाता है, ठीक है। और क्या होगा, ज़मीन के भी नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, जबकि खुदा हुआ है वायुमंडलीय दाब है तब। और ज़मीन को जैसे ऊपर जाएंगे पहाड़ों पे प्रेशर का मान क्या होता है, हवा का मान कम होता है, ठीक है। अब समझिएगा भाई, वायुमंडलीय समझ आ गया, वायुमंडलीय दाब कि अर्थ के यूनिट एरिया पे वायुमंडल द्वारा जो फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब। समझिएगा, जब वायुमंडलीय दाब को क्या मान लेते हैं हम लोग, शून्य मान लेते हैं भाई। जब वायुमंडलीय दाब को शून्य मान करके प्रेशर को ज्ञात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, गेज प्रेशर। जब वायुमंडलीय दाब को, है ना, गेज प्रेशर क्या कहते हैं हम लोग, गेज प्रेशर क्या करेंगे कि जब वायुमंडलीय दाब को क्या मान लेंगे हम लोग, शून्य मानकर ज्ञात करेंगे प्रेशर, तो उसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, गेज प्रेशर। जैसे हम बताए थे सिंपल सा एग्जाम्पल, क्या, जो बाइक में हवा को मापते हैं सब, बाइक में हवा मापते हैं सब, तो लेके जाएंगे तो आपके पहिए में लगा देते हैं सब, ऐसा रहता है कि नहीं मापने वाला, सब सुई तो मापेंगे सब, इतना पास्कल प्रेशर है। तो बताइए शुरू में इस पर जीरो ही तो दिखाता है, शुरू में क्या दिखा रहा है, जीरो, लेकिन एक्चुअल में कुछ प्रेशर है कि नहीं, ज़मीन पर एक्चुअल में कुछ प्रेशर है, लेकिन उसमें कितना दिखा रहा है, जीरो, ऐसा बनाया गया है ना। तो वायुमंडलीय दाब को क्या मान है उसमें, जीरो, क्योंकि वायुमंडलीय दाब तो है लेकिन दिखा रहा है जीरो। तो वायुमंडलीय दाब को जब जीरो मानकर प्रेशर मापते हैं तो उसे कहते हैं गेज प्रेशर। अब देखिए जब उसमें लगाते हैं सब तो प्रेशर जीरो से कुछ बताएगा, 10 पास्कल 20 पास्कल, है ना। तब प्रेशर का मान जब जीरो से अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, पॉजिटिव गेज प्रेशर। और जब प्रेशर का मान जीरो से कम होता है तो क्या कहते हैं, निगेटिव गेज प्रेशर। अब ऊपर चढ़ते जाइए तो कोई ऐसा कंडीशन आएगा, वैक्यूम मिल जाएगा आपको, वायुमंडल ही खत्म हो गया, कोई दबाने वाला है ही नहीं, तो वहाँ प्रेशर का मान इससे मापेंगे तो इधर आ जाएगा। जब वायुमंडलीय दाब से शून्य मानकर प्रेशर ज्ञात करते हैं तो प्रेशर जीरो से क्या होता है, पीछे जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, निगेटिव गेज प्रेशर। और जब प्रेशर को हम कहाँ मानते हैं, जीरो से मापना शुरू करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर। जैसे चार्ट बनाएंगे तो इसे हम कहेंगे क्या, जीरो प्रेशर लाइन। क्या कहेंगे भाई, जीरो प्रेशर लाइन,
क्या कह दिए, 0 प्रेशर लाइन। ए क्या हो जाएगा आपका, वायुमंडलीय दाब। क्या हो जाएगा भाई, हाँ वायुमंडलीय दाब हो गया। कुछ ना कुछ तो वायुमंडलीय दाब होगा कि नहीं होगा, PATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब समझिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम कोई भी मेजरमेंट करेंगे तो उसे कहेंगे गेज, लेकिन वायुमंडलीय दाब से जब ऊपर जा रहे हैं तो उसे कहेंगे पॉजिटिव गेज प्रेशर। क्या कहेंगे भाई, प्रेशर गेज, है ना। लेकिन कौन सा ये है, पॉजिटिव, क्योंकि वायुमंडलीय दाब से ऊपर गए हैं। और जब वायुमंडलीय दाब को शून्य माप कर ज्ञात करेंगे, नीचे आएंगे तो क्या कहेंगे, इसे गेज प्रेशर तो है लेकिन निगेटिव गेज प्रेशर है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब से नीचे की तरफ आए हैं। और जब इसी गेज दाब को ना नीचे से देखेंगे, जैसे देखिए यहाँ से देखेंगे एकदम 0 से, तब क्या कहेंगे हम लोग, एब्सोल्यूट प्रेशर, निरपेक्ष दाब। इसको कहाँ से देखेंगे हम लोग, नीचे से, तो क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर कहेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए एक फार्मूला मिल जाएगा आपको, क्या मिलेगा, P एब्सोल्यूट। इसको लिए देख लें, इसके लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो PATM प्लस P गेज होगा कि नहीं होगा, PATM P गेज। इसके लिए देख लीजिए, इसके लिए P एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा, PATM माइनस P गेज, दोनों को मिला के एक फार्मूला बनेगा, P एब्सोल्यूट इजकल टू PATM प्लस माइनस P गेज। यानी जब पॉजिटिव गेज प्रेशर तो प्लस ले लेंगे और जब नेगेटिव गेज प्रेशर तो माइनस ले लेंगे। ठीक है, यानी अब आपके यूनिट एरिया पे जो वायुमंडल दाब लगा रहा है उसे क्या कहें, वायुमंडलीय दाब। जब वायुमंडलीय दाब को शून्य मानकर प्रेशर ज्ञात किया तो क्या कहें उसे, गेज प्रेशर। और जब प्रेशर को वायुमंडल से ऊपर की तरफ मापे हैं तो उसे कहें पॉजिटिव गेज प्रेशर। जब गेज प्रेशर को वायुमंडल से नीचे माने हैं तो निगेटिव गेज प्रेशर। और जब 0 प्रेशर लाइन से प्रेशर को मापेंगे तो उसे कहेंगे हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक बताइए। प्रेशर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, एक है प्रेशर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यानी मैंने खाया है, हम सोच लेके आएंगे मेरे लिए प्रेशर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। कुछ नहीं खाए हैं, सोचिए। हाँ, आज हमको मौका मिला था सोने के लिए, खूब फोन आ रहा था, किसी का नहीं, आने दीजिए, नहीं किसी दुनिया कोने में। देखिए क्या देखेंगे, प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस इंस्ट्रूमेंट। हम कह रहे थे कुछ गड़बड़ लिख रहे हैं, है ना, एक ही वर्ड बहुत दिन से हम लोग बोल रहे हैं ना, तो गड़बड़ होता है, पता चल जाता है। प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस, ठीक है। तो क्या होता है भाई, इसमें डायरेक्ट हम डिवाइस का क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, अरे क्या टोर्सोली ने आविष्कार किया था, टोर्सोली ने, हाँ बैरोमीटर, देख रहे हैं, वैज्ञानिक का नाम याद है हमको, टोर्सोली, इसको बनाया था टोर्सोली ने। ठीक है, अब क्या कर लेंगे भाई, एक बर्तन लेंगे जिसमें क्या भर देंगे, पारा। इसे क्या मापते हैं, वायुमंडलीय दाब। बैरोमीटर से क्या मापते हैं, वायुमंडलीय दाब। ये बहुत बड़ा मशीन होता है देखो मोबाइल, बहुत बड़ा मशीन होता है। ये क्या लेंगे भाई, इसमें एक भर देंगे पारा। पारे की जगह आप कुछ भी भर सकते हैं, भर तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन बता रहे हैं पारा क्यों भरते हैं। क्या भर देंगे, पारा भर देंगे। और एक ट्यूब लेंगे, क्या लेंगे भाई, एक ट्यूब लेंगे। ए बिना नीचे से रहेगा बंद। इसका साइज 12 mm से क्या चाहिए, अधिक। यदि कम रहेगा ना तो कैपिलरी रिएक्शन का प्रभाव पड़ने लगेगा, थोड़ा सा उठ जाएगा, थोड़ा सा नीचे गिर जाएगा, है ना, तो माप देंगे गलत। ठीक है, हाँ तो देखिए 12 में से अधिक क्या लेंगे, एक ट्यूब लेंगे, इसमें भी क्या भर देंगे, पारा भर देंगे, भर दीजिए, खाली भी रख सकते हो। और क्या करेंगे, इसको ले जाकर उल्टा इसमें क्या कर देंगे, आप पलट देंगे, पलटेंगे। अब बताइए जब पलटेंगे तो ऊपर क्या, देखिए ऊपर ये तो पारा हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा आपका, वैक्यूम। ऊपर क्या मिल जाएगा आपका, वैक्यूम प्रेशर मिल जाएगा। कुछ है ही नहीं, हाँ कुछ है ही नहीं भाई, है ना। अब क्या होगा समझिएगा, अब जितना ये उठेगा, है ना, क्योंकि देखिए यही क्या है आपका प्रेशर, क्योंकि जितना बताइए इधर जितना प्रेशर आएगा वही तो उसमें उठेगा,
कुछ में कुछ है नहीं कि आपको दबाएगा, वैक्यूम है ना। अब कोई भी चीज़ अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर जाती है। देखिए इसको सोचिए, आप खुद सोचिए, जब इसको दबाएंगे तो पारा उस पर उठेगा कि नहीं उठेगा, है कि नहीं है, समझ आ रहा है। अब बताइए इधर यदि इधर का दाब और अंदर का दाब सेम रहेगा तो एक लेवल पे आ जाएगा, है ना। खुद सोचिए, इधर दबाइए तो उधर क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। तो देख लेते हैं कि नॉर्मल तल से एक कितना उठा है ना। देखेंगे नॉर्मल तल से कितना उठा है, उसी को मापेंगे। एच को मापना क्या है, उसमें पहले से बना रहता है, देख लेंगे कितना उठा हुआ है। अब पी इक्वल टू पारे का रो पता है, दुनिया भर में जी सेम है, और एच से माप देंगे, प्रेशर निकल जाएगा कि यहाँ का वायुमंडलीय दाब कितनी है कि नहीं। तो वायुमंडलीय दाब कितना होता है बताइए, पारे में कितना आता है, 76 सेंटीमीटर होता है ना। कितना ऊंचाई उठता है भाई इसमें, कितना ऊंचाई उठता है, 76 सेंटीमीटर उठता है। नहीं पता है, लिखवाए होंगे भाई। अच्छा पीछे ही लिखवा दिए होंगे, पिछले वाले चैप्टर में लिखवा दिए होंगे, ठीक है। तो 76 सेंटीमीटर उठता है। तो हम देख लें कितना प्रेशर होता है वायुमंडलीय दाब, याद है 101 किलो पास्कल। निकाल देते हैं, देखिएगा पी इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच। तो रो का मान 13,609.81, एच का मान 0.76 निकालिए, देखिए 8 सेंटीमीटर प्लस, हाँ 8 सेंटीमीटर प्लस प्लस के दादा 800 mm से अधिक। वो क्या है कि इस ट्यूब की लंबाई लेंगे 800 mm, कम से कम 800 चाहिए, क्योंकि 760 mm तो आएगा ये, समझ रहे हैं। इस ट्यूब की लंबाई अब ऐसा नहीं 76 सेंटीमीटर कम ले लेंगे तो कहाँ जाएगा, हाँ 101 आएगा, 101 किलो पास्कल हो जाता है, आगे की जीरो होगा बहुत, ठीक है। इसको सामान्य के लिए 100 किलो पास्कल मान लेते हैं। वायुमंडलीय दाब कितना हो जाएगा, 100 किलो पास्कल जनरली, ठीक है। वैसे 101 किलो पास्कल होता है ना। अब देखिएगा, अब यदि पारे की जगह पानी लेते तो कितना जाता है, याद है 10.3 मीटर। कैसे देखिएगा, 101 किलो पास्कल लीजिए, उन्हें 10 पे 3 इक्वल टू रो जी एच, वही 10 मीटर। कितना ले लेंगे, रो जी एच। देखिएगा 101 किलो पास्कल को किलो में कर दिए हैं, किलो को बदल दिए हैं, ठीक है। रो का पानी का रो और 9.8 है। देखिए यदि पानी लेते तो कितना ऊंचा जाता, देख लीजिए, पानी लेंगे तो कितना भी 10 मीटर आएगा। यदि इसके जगह पानी लेते ना तो 10 मीटर का ट्यूब लेना पड़ता है ना, ऐसे लेना पड़ता ना। हाँ वही बात है, 2 मीटर हाँ इसलिए पारा लेते हैं 800 mm में काम चल जाता है। 1 मीटर 10.29 कहें ना 10.3 मीटर आता है ना। तो इसीलिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग, पारा, क्योंकि भारी होता है, इसका डेंसिटी अधिक होता है तो कम ही उठता है। समझ आ गया क्या नाम है इसका, बैरोमीटर, ठीक है। अगला हम मेजर करते हैं क्या, पीजोमीटर, मैनोमीटर का टाइप है पीजोमीटर। हम क्लासिफिकेशन थोड़ी करेंगे यहाँ, देखिएगा डायरेक्ट, आपको बुक में क्लासिफिकेशन भी नहीं किया है, क्या कहें मैनोमीटर क्या हो जाएगा मेरा, सॉरी मैनोमीटर, हाँ अभी हो जाएगा। मैनोमीटर में पहला आता है आपका पीजोमीटर, इसको ख़त्म कर दें, हम सोचे 5 चैप्टर ख़त्म करेंगे, 3 ही कर पाए, चलिए कोई बात नहीं, पीजोमीटर को पढ़ते हैं, ठीक है, वो तो होता रहेगा। वो क्लासिफिकेशन ना डायरेक्ट हम इंस्ट्रूमेंट को पढ़ रहे हैं, क्या हो जाएगा आपका पीजोमीटर। तो देखिए पीजोमीटर कुछ नहीं होता है भाई, एक बर्तन लेते हैं और उसी में एक क्या लगा देते हैं, इस तरह का क्या लगा देते हैं भाई, हम लोग ट्यूब लगा देते हैं, एक क्या हो जाएगा आपका पीजोमीटर। जिस जगह हमको प्रेशर ज्ञात करना होगा, समझिएगा, जिस जगह हमको प्रेशर ज्ञात करना रहेगा, होल करेंगे और इस तरह का क्या लगा देंगे, इसी में लगा देंगे, है कि नहीं। अब बताइए जितना प्रेशर इधर रहेगा उतना इसमें चढ़ जाएगा, सेम चढ़ेगा, जितना इसकी ऊंचाइयाँ क्या मिलती है, सेम मिलती है। और खुद सोचिए यदि इधर से दबाएंगे तो उधर उठेगा कि नहीं उठेगा, वो दबाएगा कौन, वायुमंडलीय दाब। तो देखिए बस इसको क्या करते हैं, इस सेंटर से इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, मेजर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। और बताइए बस एच ही तो मापना है आपको, क्या इसका रोज नहीं पता है, हो जाएगा आपका, हो जाएगा, इसे कहते हैं पीजोमीटर। अब पीजोमीटर के बाद क्या होता है भाई, यूट्यूब मैनोमीटर। पीजोमीटर 2 प्रकार का, मैनोमीटर 2 प्रकार का होता है, एक होता है सिंपल मैनोमीटर और दूसरा क्या होता है
डिफरेंशियल। तो सिंपल मैनोमीटर 2 प्रकार के होते हैं, हाँ 3 प्रकार के होता है। पीजोमीटर होता है, दूसरा होता है यूट्यूब मैनोमीटर। तो पीजोमीटर खत्म, ऐसा होता है ना। अब पढ़ेंगे हम लोग यूट्यूब मैनोमीटर। अब देखिए मान लेते हैं कोई पाइप है, अब ये पाइप बहुत लंबी है, ठीक है, तो पाइप में बहुत अधिक प्रेशर रहता है। अब ये लगाएंगे ना इस तरह, तब घुस जाएगा ऊपर तक, यानी बहुत लंबा आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि पाइप जो होती है पाइप में बहुत अधिक प्रेशर चलती है। ये तो बर्तन था ना, तो बर्तन में तो छोटे थोड़ा थोड़ा प्रेशर को मेजर कर लेंगे, छोटा छोटा प्रेशर। लेकिन जब इसमें ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, ये तो नॉर्मल वायुमंडलीय दाब को देगा, लेकिन जब ज़्यादा प्रेशर आएगा तो इसकी लंबाई आपको बहुत अधिक लेनी पड़ेगी। लंबाई बहुत अधिक लेने के लिए मतलब क्या होगा कि कहीं लेके जाएंगे तो टूटने फूटने का चांस रहेगा, क्योंकि शीशे का बना रहता है, तभी तो कितना ऊंचाई जा रहा है आप पढ़ पाएंगे अच्छे से। तो इसके लिए क्या लगाते हैं हम लोग, यूट्यूब मैनोमीटर। कुछ नहीं करते हैं, देखिए पाइप का क्रॉस सेक्शन है और यहाँ से क्या देखिए ये हो जाएगा आपका यूट्यूब, क्या हो जाएगा भाई आपका यूट्यूब, यू की तरह हो गया, यूट्यूब मैनोमीटर हो जाएगा, यूट्यूब मैनोमीटर। इसमें क्या भर देंगे हम लोग, पानी। इसमें क्या भर देंगे भाई हम लोग, पानी भर देंगे, सॉरी कोई भी लिक्विड है, ठीक है। अब समझिएगा पहले इसमें क्या भरते हैं हम लोग, पारा। क्या भरते हैं, पारा। पारा भरे रहेंगे तो ऐसा ही होगा, शुरू में पारा ऐसा ही होगा। जब उसमें लगाएंगे तो दाब डालेगा कि नहीं इस पर, और जैसे ही दाब डालेगा ये थोड़ा कहाँ चला जाएगा, नीचे, थोड़ा नीचे जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा, थोड़ा सा ऊपर। पारा है भाई, थोड़ा सा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, समझ आ रहा है ना। अब देखिएगा यहाँ तक पानी है तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, इसे कहते हैं हम लोग रिफरेंस लाइन। अब रिफरेंस लाइन कहाँ मिलता है, जहाँ दो अलग अलग फ्लूइड क्या करते हैं, मीट करते हैं, जहाँ जो अलग अलग फ्लूइड क्या करते हैं, मिलते हैं, और ऊपर तथा नीचे के जो कैंसिल होने वाला होता है, दोनों ट्यूब में ऊपर तथा नीचे का द्रव क्या होता है, कैंसिल होने होता है दोनों ट्यूब में, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ देखिए, यहाँ भी अलग अलग 2 द्रव मिल रहे हैं, ऊपर एक फ्लूइड मिल रहा है, एक नीचे, लेकिन क्या यहाँ कैंसिल होने का संभावना है, नहीं। कहाँ कैंसिल होगा, यहाँ पे देखिएगा, देखिए यहाँ पे यहाँ मिल रहा है कि नहीं अलग अलग फ्लूइड, अरे हाँ कहिए, यहाँ अलग अलग फ्लूइड मिल रहा है, तो नीचे का और ऊपर का क्या हो जाता है, कैंसिल होता है। इसे कहते हैं कि हम लोग जंपिंग जैक मेथड, ऐसे कुछ कहते हैं। और देखिए बिंदु ए पर क्या ज्ञात करना है आपको, प्रेशर। बिंदु ए पर क्या ज्ञात करना है, प्रेशर। तो बिंदु ए से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, क्योंकि सभी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। यहाँ से हम नीचे आ जाएंगे, कितना देखें कहाँ पारा है, क्या हो जाएंगे हम लोग, H1, कितना आ गए, H1। यहाँ से फिर जाएंगे हम लोग, कितना ऊपर जा रहा है, क्या हो जाएगा आपका H2। देखिए अब पकड़िए PA को, PA प्लस नीचे जा रहे हैं, प्रेशर घटेगा बढ़ेगा, नीचे जाने पर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। तो देखिएगा इसका घनत्व तो कितना है, ρ1, पानी का घनत्व तो कितना है, ρ1, तो क्या हो जाएगा, ρ1 GH1। यहाँ तक आ गए। अब पूरा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्रेशर क्या रहता है, सेम। अब कहाँ जाएंगे, ऊपर, माइनस इसका घनत्व तो क्या है, पारे का, ρ2, तो ρ2 GH2 इक्वल टू 0। इक्वल टू है तो कुछ प्रेशर है, लेकिन गेज प्रेशर को हम क्या, गेज प्रेशर में वायुमंडलीय दाब को क्या मानते हैं, 0। यहाँ कुछ प्रेशर है कि नहीं, ऊपर से लगाया हुआ है, लेकिन उसको हम मानते हैं 0। यानी एक चीज़ आपको पता चल रहा है कि जो मैनोमीटर होता है उसे गेज प्रेशर ज्ञात करते हैं, क्योंकि वायुमंडलीय दाब को क्या मान लेते हैं हम लोग, 0 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ से मिल जाएगा आपको, PA इक्वल टू डायरेक्ट लिख रहे हैं, उसको उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, ρ2 GH2 माइनस ρ1 GH1, बस हो गया, फार्मूला बन गया, इसे निकाल देते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, बुक में ऐसा लिखता है, W2H2 माइनस W1H1। कोई समस्या है, नहीं है ना। यानी इसे पॉजिटिव गेज प्रेशर मेजर कर रहे हैं, क्योंकि निगेटिव तो इसमें आ ही नहीं रहा है ना। अब क्या करेंगे, निगेटिव मेजर करेंगे भाई, ठीक है, रहने दें। आ गए, नहीं खत्म कर, आ गए सर, बेचारा वो भी ज़्यादा इंतजार करेंगे तो गुस्साएंगे। 2 घंटा चला ना।